Khandelwal. Thank you, sir. Good morning to all of you. जय जगन्नाथ। तो नलिन, हम सारे उड़ीसा वासी आप लोग आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। काफ़ी समय से आपके पोस्टर्स हमारे स्टूडेंट्स को, व्यक्तिगत मुझे भी, हमारे फैकल्टी मेंबर्स को इंस्पायर करते रहें, और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा अवसर है कि हम आपसे ही आपकी सफलता की जानकारी करें। और आप विश्वास करें, पिछले कई दिनों से उड़ीसा वासियों की तरफ से मैं बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे, सर हमें नलिन खंडेलवाल का एक टॉपर स्टॉक चाहिए। हम उनसे ही व्यक्तिगत रूप से जानना चाहते हैं कि उनकी सक्सेस स्टोरी कैसे रही, कैसे उन्हें बिल्डअप किया। तो हम सभी की तरफ से आपका स्वागत है। थैंक यू सर। और मैं चाहूँगा आप अपने छोटे भाई बहनों को वैसे ही गाइडेंस दें जैसे कि आप अपने भाइयों और बहनों को देते। जी सर। तो मैं अब शुरुआत करता हूँ, आपके बारे में कुछ जानने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपके परिवार के बारे में जानना चाहता हूँ कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है। आप परिवार के बारे में बताएं। सर मैं सीकर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान स्टेट के, और मेरे फादर और मदर दोनों डॉक्टर्स हैं। मेरे फादर एक पीडियाट्रिशियन है और एक मदर जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट है। मेरे एक एल्डर ब्रदर हैं जो अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं फ्रॉम एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर। सो यस, हम करंटली लिविंग इन सीकर। आपको डॉक्टर बनने की इंस्पिरेशन सबसे पहली बार कब आई? कब आपको फील हुआ कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं? यस सर। सर जब नेचुरली जब आपके घर में सब डॉक्टर्स होते हैं, इस फील्ड में होते हैं या फिर किसी भी फील्ड में होते हैं, अगर आपके घर में कोई सीए है, इंजीनियर है, तो आप उनके फील्ड को ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व कर पाते हैं। सो आप ज़्यादा डीपर इंसाइट आपको मिलता है कि क्या करना होगा। एंड ये तो सुनते ही रहते हैं कि इतना अच्छा प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है, ये सब तो है ही। इसके अलावा मुझे स्टार्टिंग से बायोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट था, मतलब स्टार्टिंग से ही, मतलब बिफोर हाई स्कूल 5th-6th से ही मुझे था। तो जैसे मैं पापा से अपने काफ़ी डिजीज़ के बारे में पूछा करता था कि बताइए ये किसमें, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। मुझे बायोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से, तो वो मेरा इंटरेस्ट कंटिन्यू किया। एंड ऑब्वियसली बिकॉज मैंने और दूसरे फील्ड्स को इतना ज़्यादा देखा नहीं क्लोजली, तो मेरा शायद इंटरेस्ट उनमें बन भी नहीं पाया। तो मेरे को स्टार्टिंग से ही बायोलॉजी बहुत ही फैसिनेटिंग लगती थी, तो फिर मैंने इसी में कंटिन्यू करने का ट्राई किया। क्या आप अपने क्लास 8 से क्लास 10th का जो आपका माइंडसेट था और जो आपने वहाँ पे किया 8 से 10 तक, किस तरह के स्टूडेंट थे आप? क्लास में आपका कैसा अप्रिशिएशन, उसके बारे में बताएंगे? सर स्कूलिंग मैंने जो मेरी हाई स्कूल किया है, इवन बिफोर हाई स्कूल फ्रॉम 7th to 10th मैंने आईसीएसई बोर्ड से किया था, सीकर के अंदर ही सेंट मेरी स्कूल से। सर स्कूल के अंदर कभी भी मैं ऑनेस्टली कभी टॉप नहीं करा या फिर कभी टॉप 3 में भी नहीं आया। मतलब पहले आता था 6th तक तो ठीक थी, अच्छी नॉर्मल चलता था, एवरेज पढ़ता था। 7th एंड 9th में मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा डिवोटेड नहीं था, बट हाँ पढ़ता था, रेगुलर पढ़ता था, क्लास में टॉप 10 में आ जाता था, इतना इतना था क्लास में। पर कभी ऐसे बहुत ज़्यादा नॉलेज स्मार्ट वर्क स्टडी वाली नहीं थी। मतलब कि ऐसे जो हमेशा से न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम होती थी, न्यूमेरिकल सॉल्विंग, मतलब फिजिक्स वाला पार्ट, मैथ्स वाला पार्ट कभी भी बहुत अच्छा लगता नहीं था, बिकॉज मेरे से सॉल्व नहीं होता था। और 8 से 10 तक बस इतना था कि हाँ 11th में जाके 11th यही सोच रखा था 11th में जाके कोचिंग ज्वाइन करके परस्यू करना है नीट के लिए और मेहनत करनी है। उससे पहले तक काफ़ी रिलैक्स था मैं 8 से 10, मतलब नॉर्मल जैसे कोई भी बच्चा होता है, टीवी वगैरह और बस थोड़ी बहुत स्कूल की पढ़ाई, होमवर्क कर लिया, अदरवाइज एकदम रिलैक्स था 8 से 10 तक। क्या आपने कोई ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन करी थी उस दौरान? सर जी सर 7th 8th में दिए थे साइंस ओलंपियाड स्कूल से। उसके अलावा सर जो प्रॉपर एनटीएससी वगैरह होते हैं वो दिए थे, पर कभी प्रिपरेशन करी ही नहीं स्कूल के थ्रू। उससे कभी भी कोई ना तो बुक सॉल्व करी उसके लिए, ना कोई प्रिपरेशन करी। तो एनटीएससी का तो मेरा स्टेज 1 भी क्लियर नहीं हुआ था। 10th तक मैंने ज़्यादा पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा ऐसे डिवोटेड नहीं था मैं। उसके बाद ही मैंने 11th-12th में आने के बाद ही नीट के लिए फोकस स्टडी करी। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपको पता भी है कि कोटा में बहुत सारे बच्चे क्लास 8 से क्लास 9 से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं और उनमें से कईयों को काफ़ी एडवांटेज भी मिलता है। जी सर। तो
अर्ली स्टार्टिंग पर आपका क्या व्यू है? और मान ली बाई चांस कोई नहीं कर पाए, जैसा कि आपके Yes, sir. केस से ऐसा मुझे समझ में आ रहा है कि आपको जी, sir. आपने बहुत अर्ली स्टार्ट की, फिर स्टिल आपकी रैंक 1 है, तो आपका पर्सपेक्टिव क्या है? मेरा ये मानना है कि जी सर, यस सर प्लीज। यस सर, मेरा ये मानना है कि हाँ, अर्ली स्टार्टिंग इज वेरी बेनिफिशियल। बिल्कुल, अगर आपके पास मौका है और आपका मन करता है तो प्लीज करना चाहिए। बिकॉज उससे क्या होता है, जो गलती, जैसे मेरे केस में एक बेनिफिट ये रहा कि मैंने आईसीएसई बोर्ड से किया था, तो आईसीएसई बोर्ड एज एन मतलब हायर एज अबव सीबीएसई स्कूल्स, बिकॉज उनकी जो स्कूलिंग होती है थोड़ी सी हायर लेवल की होती है, स्पेसिफिकली साइंस के अंदर जो होती है थोड़ा सा आगे तक पढ़ाते हैं, तो मेरा वो पार्ट थोड़ा कंपेंसेट हो गया था बिकॉज ऑफ आईसीएसई बोर्ड। अदरवाइज मैंने नहीं करी तो उसके क्या क्या लॉस मुझे फील हुआ। एक तो ये हुआ कि कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं दिया, तो वो कभी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं किया। जब मैं 11th में गया था तो बहुत डर था, मतलब कि पता नहीं क्या होगा, इतना कभी पेपर इतने दिए नहीं, ओलंपियाड्स कभी दिए नहीं। तो अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा होता है पहले से, तो उसकी कुछ चीजें, जो गलतियां बच्चे 11th-12th में आगे करेंगे, वो आप पहले ही कर चुके होंगे, आपकी पहले ही क्लियर हो चुकी होगी, आपको एक सेटिंग की आदत हो जाएगी। क्योंकि स्कूल के टाइम पे कोई इतना नहीं पड़ता है कि मतलब जो पढ़ना पड़ता है 11th-12th में, तो वो आपको पढ़ने बैठने की आदत हो जाएगी, थोड़ा सा फोकस्ड हो जाओगे। तो ये चीजें काफी हेल्पफुल रहने वाली हैं। और अगर आप, जैसे मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने 8, 9, 10th में कोचिंग ज्वाइन करके तैयारी करी थी, तो जैसे मैंने बताया, जैसे मैंने एनटीएससी किया तो मुझे मेंटल एबिलिटी के मैंने कभी क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किए थे। जो मैंने जब फर्स्ट टाइम वहाँ पे देखा तो मेरे से सॉल्व ही नहीं हो रहे थे, बिकॉज मैंने कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी थी। कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, तो ये सब तो आपको एक्सेसिव थोड़ी सी सपोर्ट रहेगा, बैक सपोर्ट रहेगा, थोड़ा सा गाइडेंस मिलेगी तभी हो पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एनटीएससी या फिर कोई भी ओलंपियाड क्लियर करना है अच्छे रैंक पे, तो यू नीड अ गुड गाइडेंस। तो उसके लिए बहुत अच्छा है अगर आप अर्ली स्टार्ट करें तो। लेकिन पर्सनली जो मैंने फील किया फॉर नीट, कि 2 ईयर इज नो लेस टाइम फॉर नीट, बिकॉज मैं और किसी का ज्यादा नहीं बता सकता, बट नीट के अंदर जो मैंने फील किया कि 2 ईयर्स इज मोर देन सफिशिएंट अगर आपको फोकस्ड होकर नीट और एम्स के लिए प्रिपरेशन करना है तो। इनफैक्ट मेरी 11th के अंदर तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने तो 12th में आके 11th कवर करी थी। तो यहाँ से भी समझ में आ रहा है कि अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि यार हमने तो किया नहीं, 10th तक बहुत ही एवरेज बच्चे थे स्कूल में, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। जब स्टार्ट होता है कोचिंग के अंदर 11th-12th, तो बहुत बेसिक से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग बेस से लेके एडवांस तक सारे कंसेप्ट पढ़ाए जाते हैं। तो 11th-12th इज मोर देन इनफ फॉर क्रैकिंग नीट विद अ गुड रैंक। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट नलिन से सुना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। उन्होंने 2 बातें बोली। सबसे पहली बात ये बोली कि क्लास 11th में अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो 2 ईयर टाइम फ्रेम इज सफिशिएंट। और बीच में उन्होंने ये भी बोला कि उन्हें क्लास 12th में भी पार्टली 11th कवर करना पड़ा। तीसरी बात उन्होंने ये बोली कि टॉपर अपनी मेहनत से टॉपर बनता है। उनका जो ध्येय था वो कहने का, टॉपर अपनी मेहनत से टॉपर बनता है। तो आप कभी भी स्टार्ट करें, कोई भी पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग लेट नहीं होता है। आप कभी भी स्टार्ट करें, कॉन्फिडेंटली स्टार्ट करें, हार्ड वर्क करें, मेहनत करें, कोई भी मंजिल दूर नहीं है। एक नलिन, मेरे पास एक क्वेश्चन बहुत ही फ्रीक्वेंटली आता है कि सर आई एम नॉट टैलेंटेड एनफ, आर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस मेंट फॉर मी, should I appear, should I prepare or not, I do not have prerequisite called talent। तो आपकी नजरों में टैलेंटेड होना, ये वाक्य, ये शब्द कितना मायने रखता है और कितनी इसकी आवश्यकता है? सर मैं इस क्वेश्चन पे काफी अच्छे से एलैबोरेट कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे हिसाब से मैं यही किड हूँ कि मैं नहीं था टैलेंटेड। मेरी 10th तक मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मैं मेरे मैथ्स के अंदर 80 में से 40 नंबर भी आते थे 10th तक। मतलब मैं कभी ऐसे नहीं था कि मतलब स्कूल में गया एक दिन पढ़ा और एकदम से टॉप, या फिर हर जगह जाके। जब मैं 11th में भी गया था एलन के अंदर, तो मेरे फेज 2 ज्वाइन किया था। फेज 2 के अंदर 60 बच्चे थे फर्स्ट बैच, एक बैच में, जिस बैच में मैं था। उन 60 बच्चों में से मेरी फर्स्ट टेस्ट के अंदर 11th रैंक आई थी, 60 बच्चों में से पहले टेस्ट में, जो कि इजी आता है काफी ज्यादा। तो और फिजिक्स के अंदर मेरे कंसेप्ट नहीं क्लियर थे। मैं उनमें से था जो फिजिक्स रटने की ट्राई करते हैं ना इनिशियली, जिनको समझ में नहीं आती है, तो फिर सोचते हैं चलो फॉर्मूले करके याद कर। तो फिर वो अप्रोच भी करी मैंने, तो मतलब सबसे बड़ी गलती जो होती है मैंने वो भी करी थी, फिर उसके बाद उसको क्लियर भी किया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, डोंट क्वेश्चन योरसेल्फ, डोंट डाउट योर एबिलिटीज। मतलब आप आराम से, मैं बहुत ग्रेजुअल चेंज आया। मैं जब इनिशियली आया था तो मैंने आपको बताया कि मैं 11th में तो जयपुर सेंटर में भी फर्स्ट रैंक नहीं आई मेरी, एंड में आके एक बार 11th में फर्स्ट रैंक आई थी जयपुर सेंटर पे। उसके अलावा कंसिस्टेंटली ऐसी रैंक रहती थी, टॉप 20, टॉप 10 ऐसी रैंक रहती थी, ट्राई करता था। तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप में टैलेंट कम है। अगर आपने सोच लिया है, इफ यू आर विलिंग टू डू दिस,
तो आप अब क्वेश्चन मत करो अपने आप को, आराम से कर सकते हो। मेरे साथ के बहुत बच्चे हैं जो मतलब पहले अटेम्प्ट के अंदर 400 नंबर आए, सेकंड अटेम्प्ट के अंदर उनके 650 नंबर टच हुए। मतलब हो जाता है बिकॉज आपकी क्या गाइडेंस मिलती है पीछे से कोचिंग से, आप वही क्वेश्चंस बार बार करते हैं, आपको पैटर्न पता है किस तरह का आता है, आप रिपीट करेंगे तो होएगा ही, कैसे नहीं होएगा। बायोलॉजी है, रिपीट करते जाइए, रिपीट करते जाइए, अपने आप दिमाग में पेपर फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाएगी आपकी, इतना रिपीट करते जाइए। नंबर कम आएंगे, जो टेस्ट है उनका एनालिसिस करें, उनसे नंबर बढ़ेंगे। तो ये सब चीजें जो होएगी, पूरी प्रोसेस है, ये बहुत इजीली आपको एक अच्छी रैंक लाने के लिए वो कर सकती है, बस आपको बने रहना है साथ में। तो इट्स नॉट टू टफ। आप जो बना देते हैं एकदम एक हवा सा कि बहुत 24 घंटे 18 घंटे पढ़ते हैं टॉपर्स, इतने घंटे पढ़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं, जो काम दिया जाता है वो कवर करते हैं। तो एंड में भी अगर आप अभी आपके पास मान लीजिए इस साल आप ड्रॉप करें, 8 महीने बचे हैं आपके पास, तो 8 महीने भी आप 11th-12th पूरी कवर कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको स्कूल से टॉपर होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, मेरा एनटीएससी स्टेज 1 भी क्लियर नहीं था, ना मैंने केवीपीवाई का एग्जाम दिया, ना मैंने कोई ओलंपियाड दिया, सिर्फ नीट और एम्स के लिए प्रिपेयर किया। तो हो जाता है अगर आप एक अंदर से, जब तक मोटिवेशन आती रहेगी ना आपके अंदर से, बाहर से बोलने से नहीं होगा, अंदर से कि यार मुझे अच्छी रैंक लानी है, मुझे अच्छा स्कोर करना है, जब तक ये बना रहेगा तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो पेपर में। ये स्टूडेंट, अभी आपने इस बात को मार्क किया होगा कि टैलेंट एक्चुअली कंसिस्टेंट हार्डवर्क का क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। आप कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करते हो, वो एट द एंड एज टैलेंट रिफ्लेक्ट होता है। हम एंड रिजल्ट देखते हैं, बट ये भूल जाते हैं कि उस पर्सन ने कितना प्रीवियसली मेहनत किया है। एक बार कोई टॉपर को हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम शायद ये सोचते हैं कि इसका माइंड इतना शार्प है कि किसी भी क्वेश्चन का ये ऐसे आंसर देगा, बट ऐसा नहीं है। हार्डवर्क हर एक के पीछे होता है, तो हार्डवर्क इज दी मेन की। ये भी आपको नलिन ने हमें एक्सप्लेन किया कि हार्डवर्क इज दी की। नलिन, क्योंकि आपने क्लास 11 से स्टार्ट किया था और मैं क्योंकि फिजिक्स का टीचर हूं, तो मैं समझ सकता हूं कि जैसा मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब आप क्लास 10 से क्लास 11 में जाते हो तो देयर इज सडन चेंज। अचानक ही वेक्टर्स, कैलकुलस, मैथमेटिक्स, डेरिवेटिव्स और क्या क्या आना शुरू होता है। तो आप जब क्लास 11 में एंटर हुए, ठीक है, कि वेक्टर नाम का शब्द, कैलकुलस नाम का शब्द और फिजिक्स नाम का शब्द, इसका आपने कैसे सामना किया? और क्योंकि आपकी रैंक 1 है, नेचुरल सी बात है कि आप उस मुकाम तक पहुंचे जो हर एक बच्चा सपने देखता है। तो ये फिजिक्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ इस वक्त हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं, उनका एक ये बहुत मेन क्वेरी था कि हम फिजिक्स को कैसे लें। हालांकि मैं फिजिक्स का ही टीचर हूं, बट मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहता हूं कि फिजिक्स नाम की चीज को काबू कैसे करें। तो सर जैसे 10th से 11th में जाते हैं, जैसे आपने कहा, एक बहुत बड़ा लीप आता है एजुकेशन, अपने जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा लीप आता है। इनफैक्ट मैं जब बता रहा हूँ कि मैंने जो स्कूलिंग करी थी, तो हमारे तो ये टॉपिक्स थे, मैं ऑप्टिक्स वगैरह अच्छे से करके आया था, ये सब करे, फिर भी मेरे को 11th में आने के बाद एकदम जीरो था, मैं एकदम जीरो। जब स्टार्ट हुआ तो मेरे एक बार एक टेस्ट के अंदर, एलन के अंदर 90-80 नंबर भी आ रखे हैं फिजिक्स के अंदर। और स्टार्टिंग में 11th में तो मैं 140 के ऊपर क्रॉस ही नहीं करता था कभी, पूरी 11th में फिजिक्स में 140 के नीचे रहता था। तो डर बन जाता है कि यार फिजिक्स नहीं होनी, फिजिक्स का पीरियड आने वाला होता है तो बस खत्म हो जाए, ऐसी चीजें होने लग जाती है। और मतलब फॉर्मूले देखने लग जाते हैं, चलो 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 लास्ट डे मतलब। और फिर क्या होता है, जो आपके क्वेश्चंस करे हुए होते हैं वो तो आप सॉल्व कर लेते हैं पेपर में जाके, और जो नए क्वेश्चन होते हैं वो आपसे अप्रोच नहीं होते। चाहे कुछ भी जरा सा नया हो जाएगा तो अप्रोच नहीं होंगे, लेके बैठे रहेंगे, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तो ये मेरे साथ बहुत होता था, इनफैक्ट 12th तक होता था मेरे साथ। तो इसके लिए मैं मेन चीज रिकमेंड करूंगा फिजिक्स के अंदर, वो एक तो ये है कि आप डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर करें अपने। बहुत बार क्या होता है, ये मैं बात जानबूझ के बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि ये मैंने तो बहुत बार फील किया है। हम जाते हैं डाउट्स में और हम डाउट पूछते हैं, सर बता देते हैं और हम बस सिरे ला के आ जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि सर ने 3 बार समझा दिया फिर भी समझ में नहीं आ रहा, सर बेवकूफ बोल देंगे सबके सामने। तो डाउट्स पूछिए, चाहे आपको समझ में, वैसे मैं था तो मैं थोड़ा डरता था डाउट पूछने में, कि लगता था कि आ ही नहीं रहा समझ में, जाके खड़े भी हो जाओ और पता नहीं समझा रहे होते हैं, मेरे को लगता था कि मैं ही वीक हूँ, नहीं समझ में आ रहा। तो कोई बात नहीं, आपको जिसके साथ कंफर्टेबल लग रहा है, आपके बैच में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आपसे बेटर होंगे फिजिक्स के अंदर, उनके पास डाउट पूछिए, अपना काम निकालिए कैसे भी करके। इन 2 सालों में कोई भी बच्चा है, आपको लग रहा है कि आपसे अच्छा है, इससे जाके डाउट पूछ लिया, 3-4 मेथड पूछ लिए कैसे करते हैं, वो सीख लिए, तो रिपीट करते जाओ बार बार।
तो इनिशियली जब फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा सर के नोट्स पढ़िए, अपने अच्छे से रिवाइज करें अगेन एंड अगेन, और एक बार अपने मॉड्यूल के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उन्हें रिपीट करें एक दो बार। मतलब बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर एक बुक पढ़ते हैं, उसके बाद अरे मैं डीसी पांडे कर लूं, मैं एचसीवी कर लूं, मैं ये बुक कर लूं, एररलेस कर लूं। पहले आपको जो सामान दिया गया है उसको अच्छे से रिपीट तो कर लीजिए कि आपको आता है कि नहीं आता है। मैंने मॉड्यूल्स जो है कोचिंग की मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स निकाली हुई पूरी पूरी मॉड्यूल अच्छे से, उससे मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ। बिकॉज आप जब पेपर देखेंगे आपको लगेगा कि यार क्वेश्चन तो यही आ रहे हैं, वो तो एक आपके ब्रेन बूस्टर टाइप क्वेश्चन है जो आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन तो वही है, बेसिक कंसेप्ट वही है। तो उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रैक्टिस इज द, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई मैजिक बता दूंगा, मैजिक की बता दूंगा, वर्ड बता दूंगा कि ऐसा करके। प्रैक्टिस से ही होगा, बार बार करें। हो सकता है कि आप करते जाओगे आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे, पर धीरे धीरे जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो एक आपको अप्रोच आने लग जाएगी खुद से। पेपर देके जब आते हैं घर पे, फिजिक्स के अंदर पेपर में नंबर कम आ रहे हैं, वही क्वेश्चन घर पे आके करते हैं, घर पे हो जाता है, पेपर में नहीं होता। तो पेपर जब घर पे करें तो और सोचें उसको, मतलब सीधा आके। एक और चीज, बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन किया और तुरंत सोल्यूशन देख लेते हैं, नहीं हुआ तो, क्योंकि आजकल बुक्स आती है, नहीं हुआ सोल्यूशन देख लिया। वो सबसे गलत चीज है, सबसे गलत चीज है। आप क्वेश्चन कर रहे हैं, एक बार ट्राई किया, नहीं किया, सोल्यूशन देख लिया, तो उससे आपका ब्रेन का कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई, इनफैक्ट आपका ब्रेन और डाउन जा रहा है, आप थिंकिंग कैपेसिटी आपकी लूज कर रहे हो आप। सो आप जितना पहले खुद अच्छे से ट्राई करें, फिर डाउट जाके सर से पूछें, बिकॉज आप जब सर के पास जाएंगे देन ही विल आस्क यहाँ पे क्या किया, वो बताएंगे एक एक स्टेप, तो आपको अपनी गलती समझ में आएगी। और अगर आप सीधा सोल्यूशन देख लेंगे तो फिर तो खत्म हो जाएगा काम, आपने देखा और आप नेक्स्ट टाइम भूल जाएंगे। तो प्रैक्टिस इज द मेन की फिजिक्स के अंदर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करें, अगर आपकी तैयारी और अच्छी है तो थोड़ा जेई मेंस की सॉल्व करें। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको एक डीपर इनसाइट मिलेगी कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो ऐसे फिजिक्स इंप्रूव कर सकते हैं। क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करने चाहिए? सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करने चाहिए नीट एस्पिरेंट्स को? सर पर्सनली मैंने बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं किए थे, बट हाँ थ्योरी मैंने अच्छे से पढ़ी थी काफी चीजों की। कभी कभी हेल्प करती जहाँ पे जैसे कोई चैप्टर थ्योरी का है, जैसे कि सॉलिड्स है, फ्लूइड्स है, उनके अंदर आपको देखना पड़ेगा थ्योरी, तो एनसीईआरटी की थ्योरी इज मोर देन इनफ अगर आपको थ्योरी करनी है। सब्जेक्टिव से हाँ आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा, बट आपको ये माइंड में रखना है कि आपकी मेन अप्रोच ऑब्जेक्टिव ही रहनी चाहिए। आपको हर जब थ्योरी भी पढ़ रहे हैं तो आपकी आदत हो जानी चाहिए कि आप थ्योरी में से एमसीक्यू निकालने लग जाए कि यार से यार ये बन सकता है, तो वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच आ जानी चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करें, थोड़े बहुत समझ में आएगा, लेकिन मेजरली फोकस ऑब्जेक्टिव पे रखें अपना। राइट। तो स्टूडेंट अभी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कि नेवर बी शाई ऑफ आस्किंग डाउट्स। डाउट्स पूछने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएं। ये नहीं सोचें कि दूसरा आपके बारे में क्या सोच रहा है, आप आगे बढ़कर के डाउट्स पूछें। फिर नलिन ने एम्फेसाइज किया कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चीजों को मेमोराइज नहीं करें, आप अपनी थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप होने दें, चीजों पे और पॉन्डर अपॉन करें और ज्यादा सोचें उसके बारे में, तभी वो डेवलप होगा। नलिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि फिजिक्स के में एनसीईआरटी पे कितना फोकस करना चाहिए फिजिक्स में? जी सर, जब मैंने इनिशियली 11th के अंदर फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं करी थी, और मुझे बाद में इसका बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हुआ कि मैंने क्यों नहीं करी, रिग्रेट हुआ कि मैंने क्यों नहीं किया। बिकॉज सब बोलते रहते हैं एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, तो और जब पढ़ के देखते हैं तो जैसे 11th का फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ के देखेंगे तो आपको इतना बोरिंग लगेगा पढ़ने में कि क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं जबरदस्ती का। लेकिन इस बार भी आप ले लीजिए, इस बार नीट के अंदर एक क्वेश्चन आया, सिग्निफिकेंट सब्ट्रैक्शन एडिशन पूछा है, बच्चे जिनका एक बच्चा के 670 नंबर आ रहे हैं मेरे दोस्त के, वो क्वेश्चन गलत करके आए हैं। तो अगर आप वो सिंपल क्वेश्चन, सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी होनी चाहिए उसके अंदर, एडिशन में इतनी रखनी होती है जो रूल है, वो ही आपको नहीं पता, जबकि वो एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में मेंशन्ड है, और इनफैक्ट मॉड्यूल्स में भी मेंशन्ड है, क्वेश्चंस खूब है मॉड्यूल में, बट अगर आप एनसीईआरटी से देखे होते हैं तो आपका सही हो जाता है वो क्वेश्चन। तो ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पर मैंने जब 12th में आया तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे पढ़नी चाहिए, तो मैंने ज्यादा फोकस, इनफैक्ट मैंने एनसीईआरटी के पीछे की एक्सरसाइज थी वो भी सारी सॉल्व करी। उसके अंदर एक सेक्शन है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अलग से दे रखा है एंड के अंदर, उसमें काफी अच्छे क्वेश्चन है। ऑप्टिक्स के अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है, 2 लेंस सबमर्ज कर रखा है, वो जेईई मेन 2017 में रिपीट हुआ क्वेश्चन, जबकि वो एनसीईआरटी के पीछे सेम वैल्यू से रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस करने हैं, ग्रेविटेशन हो गया, इनके अंदर पीछे पॉइंट्स टू पॉन्डर है, समरी दे रखी है। नीट के अंदर ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में से खूब क्वेश्चन आते हैं और वो थ्योरी में से आ जाते हैं, तो वो आपको पढ़ने हैं हर चैप्टर की एटलीस्ट बुक्स की पीछे की समरी और पॉइंट्स टू पॉइंटर तो पढ़िए ही पढ़िए। उसके अलावा 12th में तो आप शायद बोर्ड की प्रिपरेशन करेंगे तो वहां भी आप पढ़ते ही हैं, सेमीकंडक्टर जैसा टॉपिक हो गया,
ये जो मॉडर्न फिजिक्स हो गई, इनके अंदर कुछ कुछ कंसेप्ट हैं जो आपको वहां से देखने पड़ेंगे, तो एनसीईआरटी से गो थ्रू करना है और प्रायोरिटी पे करना है। और ये ध्यान रखिए, क्योंकि एनसीईआरटी ऐसी बुक है कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि पढ़ के छोड़ दी, उसको अंडरलाइन करके या तो कॉपी में नोट कर लीजिए, बिकॉज अगर आपने पढ़ के छोड़ दी तो ना तो आपका रिवाइज करने का बाद में मन होगा या फिर आपको टाइम भी नहीं मिलेगा। जो लाइन इंपॉर्टेंट लग रही है कॉपी में लिख लीजिए। आप जब चाहे आपको उस टाइम लग रही हो, शायद बाद में ना फील हो कि नहीं भी इंपॉर्टेंट है, कोई बात नहीं, आप स्किप कर देना, कॉपी में लिख तो लो। आपको सब जो भी आपको फर्स्ट टाइम में लग रहा है कि ये नई लाइन है, ये मैंने कॉपी में नहीं लिखी है, कहीं हमको मिसिंग है, नोट करके कॉपी में लिख लीजिए, बहुत काम आने वाली है। ट्वेल्थ के अंदर सॉल्व इलस्ट्रेशन अंदर भी दे रखे हैं, वो भी सॉल्व करने हैं। एनएलएम के अंदर पीछे एक्सरसाइज दे रखी है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व करने हैं, तो ये सब सॉल्व करना है। सॉलिड्स के अंदर एक दो कुछ मेरे को इनफैक्ट सॉलिड्स और फ्लूइड्स में कुछ एक दो फॉर्मूले बना रखे हैं, उसमें दे रखे हैं, मतलब सॉल्व डिराइव करके। तो मेरे को तो बहुत, हमको तो लगता था यार ये क्यों नहीं पूछा, इतना अच्छा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अभी यहाँ पे दिया ही नहीं कभी आज तक, तो वो क्वेश्चन आ सकते हैं, नए क्वेश्चन देने होंगे तो वहां से आराम से दे सकते हैं। तो आपको एनसीईआरटी तो रिवाइज करनी है फिजिक्स के अंदर भी। हाँ, बायो की तरह नहीं रटनी है, बायो तो आपको एकदम वर्ड बाय वर्ड रटनी होती है, इसमें कोई समझने की है और जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो नोट करके बस इतना ही करना। डियर स्टूडेंट, अभी नलिन ने जो एनसीईआरटी फिजिक्स के बारे में बताया, इन्होंने बताया कि आप उसकी सिनॉप्सिस डेवलप कर लें। और दूसरा मुझे को जो उनके बातों से महसूस हुआ, ये महसूस हुआ कि वो कहना चाह रहे थे कि एनसीईआरटी फिजिक्स बिट मैच्योर्ड लेवल की है। आप इनिशियली क्लास 11 में पढ़ते टाइम हो सकता है आपको ये महसूस हो कि या तो लेवल हाई है या फिर आपको लगे कि कहीं कहीं आपको बोरियत हो रही है, बट उनका जब वो क्लास 12 में पहुंचे तब उनको रियलाइजेशन आया कि देयर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन इट। तो इट रिक्वायर्स अ मैच्योर्ड रीडिंग, और क्योंकि आप बार बार उसको नहीं पढ़ सकते इसलिए उसकी सिनॉप्सिस बना लें और उसको रिपीट करते रहें, उसको उसको कहीं अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लें और मार्क कर लें। एंड पॉइंट्स टू पॉन्डर एंड पॉइंट्स फॉर कॉम्पिटिशंस, इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। और एनसीईआरटी की खास बात ये जरूर होती है कि उसमें जो भी लॉज दिए होते हैं उन लॉज के बारे में इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक पॉइंट्स हमेशा दिया होता है, उसको आप बहुत ध्यान से पढ़ें। और प्लस इन्होंने एक्सरसाइज भी सॉल्व करी और एक कुछ बड़े अच्छे इनपुट्स दिए कि कई बार एनसीईआरटी से एज सच क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो दैट मींस आप एनसीईआरटी को रूल आउट नहीं कर सकते। मीनवाइल मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं इसके बारे में तो आप मुझे जरूर भेजते रहें। मैं अब नलिन आपसे बात करना चाहूंगा बायोलॉजी की प्रिपरेशन के बारे में, कि आपने बायोलॉजी कैसे प्रिपेयर किया, उसमें आपका थर्स्ट कैसे था? बायोलॉजी मुझे स्टार्टिंग से ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती थी और मतलब इजी भी लगती थी याद करने में। मैंने एक और चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, लोग जो इनिशियली 11th में आते हैं तो उनका क्वेश्चन होता है भैया आपने कितनी बार एनसीईआरटी पढ़ी, कितनी रीडिंग लगाई एनसीईआरटी की। देखो, जब आप पढ़ने लगोगे ना तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये अनलिमिटेड हो जाएगा नंबर, जब आप पढ़ने बैठोगे तो अपने आप होता जाएगा, तो इसकी टेंशन हटा देना। और बहुत बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं, अरे मैंने प्लांट फिजियोलॉजी यार नंबर नहीं आ रहे भैया, क्यों नहीं आ रहे, मैंने कहा एनसीईआरटी पढ़ लिया आपने, बोले नहीं एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ी। तो कैसे नंबर आएंगे, एनसीईआरटी तो पढ़नी है आपको, फर्स्ट प्रायोरिटी है आपकी एनसीईआरटी बायो में, फर्स्ट प्रायोरिटी थॉरो रीडिंग, डायग्राम्स हो, साइंटिस्ट का नेम हो, कुछ भी हो, आपको करना है एनसीईआरटी से। बायोलॉजी में एक एक चीज करनी है बायोलॉजी के एनसीईआरटी में। उसके अलावा जो मैंने फोकस किया, मैं एक बार बताता हूँ, मैंने नोट्स पे फोकस किया, कोचिंग के नोट्स पे, मॉड्यूल्स पूरी सॉल्व करी थी और ये एनसीईआरटी अच्छे से करी थी। एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस जैसे मैंने फिजिक्स में मेंशन किया, बायो का थोड़ा सा और स्ट्रेस है एनसीईआरटी पे, तो इंपॉर्टेंट लाइंस कॉपी में लिखता था। तो जब भी कॉपी पढ़ रहा हूँ, बिकॉज आप कोचिंग के टेस्ट के अंदर नोट्स नहीं स्किप कर सकते, मॉड्यूल्स नहीं स्किप कर सकते, फिर बच्चे बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो यहाँ नंबर नहीं आते, ये पढ़ते हैं, तो आपको वो तो करना है, वो आपका माइंड बूस्ट करने के लिए। अगर आप सिर्फ 2 साल एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, उसको समझने के लिए कुछ और भी चाहिए, वो बहुत कम कंटेंट है, तो उसको समझने के लिए आपके सप्लीमेंट्री मटेरियल है आपके पास, तो उसके अंदर नोट करें, या फिर एनसीईआरटी के अंदर कोचिंग के नोट्स की लाइन ऐड कर लें, कैसे भी जैसे आपको सूट करे। तो जब भी आप पढ़ें तो कंपाइल रीडिंग हो एक, ये बहुत अच्छा तरीका है। और डायग्राम्स भी देखने होते हैं अच्छे से, डायग्राम्स पे फोकस होना चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। इस साल ये भी एग्जाम से पहले मेरे एक दोस्त ने फोन किया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना इस चैप्टर के, मैंने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, 3 उनमें से रिपीट हुए थे इस साल। तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, रिपीट क्वेश्चन नहीं तो कहीं से आने नहीं, एनसीईआरटी तो वही है, तो उससे रिपीट करते जाओ बायो में बार बार। ज्यादा बुक्स जैसे मैंने एक बुक करी थी एमटीजी फिंगर टिप्स, जो सभी करते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड आती है, ऑलमोस्ट सभी लोग कर लेते हैं, वो करी थी। इसके अलावा मैंने कोई बुक बहुत अच्छे से फॉलो नहीं करी, इसलिए मैं नेम नहीं करता कोई बुक का नाम, बिकॉज मैंने करी पर मुझे उसको इतनी हेल्पफुल लगी नहीं, तो मैं नेम भी कर दूँ, आप पढ़ने लगे हैं फिर कोई यूज नहीं निकले। तो ये बेसिकली आपको यही रिवाइज करना है अगेन एंड अगेन बायोलॉजी के अंदर। इसके अलावा कुछ बायोलॉजी में जो बड़ी मिस्टेक्स होती हैं, वो जो गलतियां होती हैं वो ये होती है
सिली मिस्टेक्स जिनको बोलते हैं वो बायोलॉजी में खूब होती है। करेक्ट इनकरेक्ट, गलत पढ़ लिया, करेक्ट पूछा था इनकरेक्ट बता दिया स्टेटमेंट आपने। ऑप्शन 1 क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन 1 जो लगा वो सही लगा, टिक कर दिया, आपने देखा ही नहीं कि फोर्थ ऑप्शन बोथ 1 एंड 2 था, तो शायद आपका 1 एंड 2 सही हो जाता। तो ये सब गलतियां बायोलॉजी में ज्यादा होती हैं। आता हुआ क्वेश्चन इस बार नीट के अंदर मैच द कॉलम्स आए 16 मैच द कॉलम्स, उनके अंदर 11 मैच द कॉलम ऐसे थे जिनके अंदर आपको एक भी ऑप्शन का आंसर बताया, अगर एक भी ऑप्शन का आपका क्वेश्चन करेक्ट, एक ही मैच हो रहा था सिर्फ। तो स्मार्ट अप्रोच यूज करनी है, ऑप्शन देखना है, एक पूरा नहीं करने बैठना, एक कंफर्म है आपको, देखा एक ही ऑप्शन बैठ कर टिक किया, टाइम बचाओ बायोलॉजी से, बायोलॉजी टाइम बचाओ और फिजिक्स में लगाओ, ये होना चाहिए आपका पैटर्न। बायोलॉजी 45 से 50 मिनट्स के अंदर आपकी विद ओएमआर कंप्लीट हो जानी चाहिए, इसकी प्रैक्टिस होएगी। तो घर पे जब बैठो तो एक और चीज मैं सभी के लिए सजेस्ट करना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं जंबल अप कर रहा हूँ चीजों को, पर ठीक है इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर देता हूँ। बी फ्री, आप जस्ट बी फ्री, आप जो भी बता रहे हो ये हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है। तो आप जस्ट फील फ्री एंड यू आर गोइंग एब्सोल्युटली वंडरफुली। आपके सारे टिप्स जो हैं मैं नोट भी कर रहा हूँ और स्टूडेंट्स भी नोट कर रहे हैं, और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। आप प्लीज आप ये फील नहीं करें कि आप ऐसे, आप प्लीज फील फ्री। थैंक यू सर। तो जैसे कि हम जब क्वेश्चंस करते हैं तो हम ये गलती करते हैं कि मान लो एक्सरसाइज 2 कर रहे हैं आप, आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया, आपका आंसर आया 2, तुरंत चेक किया आंसर था 1, फिर आपने खुद को बेवकूफ बनाया, अरे यार 1 ही आ रहा था, 1 ही आ रहा था, ठीक है, सबसे बड़ी मिस्टेक। फिर आप बोलते हैं यार घर पे करा था जब तो गलती नहीं हुई, पेपर में क्या तो नंबर इतने कम हो गए, बिकॉज आपने घर पे ऐसे किया था कि आपने एक क्वेश्चन किया नहीं बैठा, चलो ठीक है मेरा यही आ रहा था, अरे यही सोचा था। ऐसे नहीं करना है, एक क्वेश्चन के बाद आंसर नहीं देखना है, प्रैक्टिस ही ऐसे करो। 60 क्वेश्चन कर रहे हो एक्सरसाइज में से, ओएमआर नहीं है कोई बात नहीं, पेपर ले लीजिए, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, पूरा कर लीजिए, आप देखेंगे आपके एरर्स आएंगे, ज्यादा आएंगे जब आप कैलकुलेट करेंगे, कि 3-4 क्वेश्चन और गलत आएंगे, तो ये आपको एग्जाम के अंदर बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, बहुत ज्यादा। बहुत अच्छी टेक्निक है ये, कि जब भी घर पे करें, टाइमर लगाना तो टाइमर लगाएं साथ में, पर आंसर ऐसे ही लिखें साथ पेपर पे, उसके बाद एक साथ चेक करें, तो इससे गलतियां कम होंगी, थोड़ा सा सेल्फ जो फूल करते हैं अपने आप को वो भी कम होगा। तो यहाँ बहुत हेल्पफुल होने वाली है चीजें, ये सब का ध्यान रखना है। इसके अलावा ये भी बच्चे पूछते हैं काफी बार कि एक्स्ट्रा कितना पढ़ना चाहिए, कितने क्वेश्चन एक्स्ट्रा आते हैं। देखिए 85 क्वेश्चंस के अराउंड तो एनसीईआरटी से ही आते हैं, लेकिन आप ये देखिए ना कि इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी सबको पता है, फिर भी सबके तो नहीं आ रहे ना 360 में से 360 नंबर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि एनसीईआरटी सिर्फ जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आप उस पर इतना फोकस नहीं कर रहे होते, जब आप वो मॉड्यूल से वही चीज पढ़ते हैं तो शायद आपने फोकस नहीं भी किया हो ना, तो आपको कंसेप्ट इतना क्लियर होता है कि आपको वो लाइन याद होने की जरूरत नहीं, आप अपने आप डिराइव कर लेते हो अपना आंसर। तो ये बेनिफिट है उनका। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हुए हैं वो हर साल 3-4 क्वेश्चन आएंगे, इस बार ज्यादा नहीं आए तो कुछ लोग बोल सकते हैं कि इस बार तो ज्यादा क्वेश्चन बाहर से नहीं आए, लेकिन हाँ आपको वैसे ही प्रिपेयर करते हुए चलना है। अगर आप लोग ये माइंडसेट लेके चलेंगे मेरे को तो सिर्फ सिलेक्शन ही लेना है, 600 नंबर आ जाएंगे मेरे तो खूब है, तो आपके 500 नंबर ही आएंगे। आप ये सिलेक्शन, ये मोटिव लेके, ये माइंडसेट लेके चलिए कि मेरे को पेपर फोड़ना है, मेरे को अच्छी रैंक लानी है। अरे अभी ऐसे इतना ही पढ़ना तो पढ़ ही रहा है ना, 600 नंबर के लिए क्यों पढ़ रहे हो? फिर पढ़ना पढ़ ही रहा है तो फिर खूब पढ़ो अच्छे से, शायद अच्छी जगह पहुंच जाओगे और अच्छी जगह पहुंच जाओगे। तो उस माइंडसेट से पढ़ो, ज्यादा पढ़ोगे तो उस अकॉर्डिंग आपका फिर स्कोर वेरी करेगा। तो ये ओवरऑल मैं बोलना चाहूंगा। नलिन, आपकी जो बातें हैं वो हमें भी बहुत इंस्पायर कर रही हैं, एंड हम आप एलन का गौरव हैं, और आपकी कही हुई हर एक बात हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए, हम टीचर्स के लिए, सबके लिए अति महत्वपूर्ण है। आप जो रास्ता दिखा रहे हैं वो हमारे सिस्टम के लिए बहुत ही, जिसको है, अनमोल है। और मैं तो बहुत कुछ आपसे अभी सीख रहा हूं। जैसे कि अभी मैंने एक डायलॉग आपसे सीखा कि बायोलॉजी में टाइम बचाओ, फिजिक्स में लगाओ, बायोलॉजी में टाइम लगाओ बचाओ, फिजिक्स में लगाओ। और लेकिन बच्चों इतना मत बचा लेना कि बायोलॉजी क्वेश्चंस गलत हुए हैं। बायोलॉजी, आप डॉक्टर बनने आ रहे हो, ध्यान रखो, बायोलॉजी इज प्राइमरी थिंग, बट वहां पर सेफली टाइम बचाना है। और फिर उसको आप फिजिक्स की सेल्फ स्टडी में भी लगा सकते हो, और एग्जामिनेशन हॉल में भी उसको आप फिजिक्स में लगा सकते हो। ये मोटिव था। और जैसे अभी एक बहुत ही लैंडमार्क स्टेटमेंट नलिन ने दिया, उनका कि आप 600 नंबर के लिए क्यों कर रहे हो? अगर आप 600 नंबर के लिए अगर आप ट्राई करोगे तो हो सकता है आपके 500 भी नहीं है, तो आप पूरे फुल मार्क्स के लिए क्यों ट्राई कर रहे हो? वाई वॉक व्हेन यू कैन रन? उनका मैसेज था सिंपली, वाई वॉक व्हेन यू कैन रन?
जो आप दौड़ने की क्षमता रखते हो तो आप पैदल क्यों चल रहे हो? आप तो अपनी पूरी शक्ति लगा दो ना। नलिन, क्या आपको यह एहसास था कि आप रैंक 1 आ जाएगी आपकी? क्या कभी सर मैं ऐसा आया बीच में कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा जा रहा हूँ और मैं तो बहुत ही मतलब अच्छा करने वाला हूँ? मतलब अच्छा कर रहे हो, आपकी प्रिपरेशन अच्छी रही होगी, बट क्या कभी ये एहसास आया कि नहीं मैं तो अभी टॉप 10 में तो आ ही जाऊंगा? जी सर बताता हूँ, मैं बहुत फ्रैंकली बताता हूँ इस बारे में। जब मैं 11th में आया था तब तो ये लेके आया था कि ड्रॉप ना करना पड़े, ये लेके आया था कि ड्रॉप ना करना पड़े। तो इनिशियली था कि मुझे तो 11th के अंदर लगता था कि यार शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में कहीं ऐसा ना हो कि बॉर्डर पे अटक जाऊं, सिलेक्शन ना हो अभी हो रहे हैं वहाँ पे नहीं हो, ऐसा डर लगता था, जो कि नॉर्मली लगता है ज़्यादातर बच्चों को। तो फिर और इसके बाद भी जब मेरा अच्छा आने लग गया स्कोर, तो मेरे ब्रदर जो अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बोला कि मैंने कहा भैया करूँ क्या इतने सारे क्वेश्चन, और इतना ही कर लेता हूँ। बोले कि ऐसे क्यों सोच रहा है, अच्छा जा रहा है तेरा, हो जाएगा बढ़िया जगह हो जाएगा, अच्छा अच्छा पढ़ रहा है। मैंने कहा भैया ये ऐसे ही है, मेरे से तो नहीं होना, ये तो भी लग ही रहा है स्कोर बोर्ड से, एम्स में तो कहीं नहीं होना, एम्स तो बहुत दूर की चीज़ है, ऐसा सोचता था मैं। फिर 12th में आके जब स्कोर और अच्छा हुआ तो टीचर्स बोलने लग गए बेटा बहुत अच्छा सिंगल डिजिट रैंक लाएंगे, बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, अच्छी रैंक आएगी बेटा, टेंशन मत करो, पढ़ते जाओ। तो ये थोड़ा बहुत जब टीचर्स ने बोलना शुरू किया तब अंदर से आने लगा हाँ शायद सर बोल रहे हैं, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तब भी अंदर से एक जो नेगेटिव एनर्जी थी वो मुझे सबसाइड कर रही थी कि नहीं अभी इतना नहीं है। बट हाँ क्योंकि इस कोचिंग में अच्छा आने लग गया था, तो ये भी बात मैं यहाँ पॉइंट आउट करता हूँ। लोग बोलते हैं अरे हमारे यहाँ नंबर नहीं आ रहे, हम वहाँ कर लेंगे। कोई बात नहीं, यहाँ नंबर नहीं आ रहे, ये बात सही है कि यहाँ नंबर नहीं आ रहे तो वहाँ कर सकते हो, लेकिन यहाँ नंबर लाओ, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है जब आपकी यहाँ पे रैंक या फिर आपका स्कोर बढ़ता है। एक बार आपका, जैसे मेरी कंसिस्टेंटली 11th में 4th रैंक थी मेरे बैच के अंदर, जैसे 3rd हुई ना एक बार, ऐसा लगने लग गया कि बस अब तो फर्स्ट आना है, अब तो फर्स्ट आना है। तो जैसे मैं यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा, मैं कल ही कोई वीडियो देख रहा था, उसमें बोला गया था मोटिवेशन इज नॉट द कॉज ऑफ एक्शन, मोटिवेशन इज द रिजल्ट ऑफ एक्शन। जब आपको कुछ काम कर लेंगे, अचीव कर लेंगे ना, तो अपने आप अंदर से ऐसा इतना अच्छा मोटिवेशन आएगा कि मुझे और करना है और करना है। ये जो चीज है ना, ये मेरे को 12th में आने लग गई थी, और फिर सब बोलने लग गए थे टीचर्स भी कि बहुत अच्छा कर रहे हो। तब एक बार एक फीलिंग आई थी कि हाँ अच्छा हो जाएगा, एंड में मेजर टेस्ट में रैंक 1 भी चल रही थी बहुत बार। फिर उसके बाद पेपर वाले दिन था कि क्योंकि आप, और फिर क्या होता है मॉड्यूल्स के पीछे आप जब फोटोज देखते हैं टॉपर्स की, जिनके आप मूछे बनाया करते हैं लोग, तो उनकी फोटोज देख देख के ऐसा लगता था कि यार काश हमारी मेरी भी फोटो है, काश मेरी भी फोटो है। फिर खुद को ऐसे बेवकूफ बनाते थे कि मैंने तो अच्छी फोटो भी नहीं दी एलन के अंदर, नहीं है अच्छा है, नहीं है नहीं है, तो ऐसे खुद को ऐसे मजाक मजाक में करते थे। बट हाँ वो मोटिवेशन होता था कि यार हमारी भी फोटो है, हमारी भी रैंक 1 है, हमारी भी ऐसे टॉप 100 में रैंक है, हम भी दिखे यहाँ पे। तो ये मोटिवेशन था। पेपर देने जब गया तब हाँ था यार कि बहुत अच्छी रैंक लानी है, एम्स एम्स जाना है, एम्स जाना है, ऐसा फिर मतलब टॉप अच्छे कॉलेज में जाना है, ये सब था। फिर जब पेपर दे के आए तब भी लग रहा था कि शायद गलत कर दिया पेपर के अंदर। जब पेपर दे के आया तो एक क्वेश्चन गलत करके आया था, गलत फिल कर दिया था पेपर के अंदर, तब लग रहा था कि ये 600 नंबर भी नहीं आएंगे शायद। लेकिन जब आंसर की कैलकुलेट करी तब हाँ मेरे में श्योरिटी आ गई थी कि हाँ जी टॉप 10 टॉप 100 में आ जाएगी रैंक। फर्स्ट का तो नहीं सोच सकता कोई। डियर स्टूडेंट, जैसा भी नलिन ने बताया कि उनके अंदर मोटिवेशन था कि उनकी फोटोग्राफ आई, और जैसा आप लोग देखते हैं कि जब आप हमारे कैंपस में जो आप सीढ़ियों से चढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले नलिन की फोटो आती है, वो भी फुल साइज बहुत बड़ी सी नलिन की फोटो आती है, और उसको देख करके संपूर्ण एलन गौरवान्वित महसूस करता है। हमें इस बात का एहसास होता है कि हमने एक पौधा लगाया और उस पौधे में जो है नर्चर हुआ और आज वो इतने आगे तक गया। कैलेंडर्स हैं, आपको शायद नहीं इसमें विजिबल हो पा रहा होगा, बट कैलेंडर है जो हमारी टेबल पे रहता है, एंड इट इंस्पायर्स अस अ लॉट। हम आपको देख के, जब मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा था, जब मैं खुद पढ़ रहा था, मैं सोचता था टॉपर्स कैसे होते होंगे, कैसे बच्चे होते होंगे टॉपर्स, कैसे बच्चे होते होंगे। मैं भी जब देखता हूँ हर साल, जब मैं देखता हूँ एलन पे हर साल अच्छी रैंक्स आ रही होती हैं, तो उन टॉपर्स को देख करके हमें भी अपना बचपन याद आता है। हम भी सोचते हैं, हम भी इंस्पायर होते हैं कि हमें और अच्छा पढ़ाना है और अपने स्टूडेंट्स को और ज्यादा अच्छा देना है। इट्स इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। तो नलिन, केमिस्ट्री पे स्टूडेंट का सवाल है कि केमिस्ट्री कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि ये तो वो उनका कहना है केमिस्ट्री को लिमिट ही नहीं दिखाई पड़ता। वो कहते हैं कि पीसीबी है, आईओसी भी है, ओसी भी है, समझ में नहीं आता कि इस समंदर से कैसे हम निपटे। उनको समंदर ऐसे लगती है। सर केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले जैसे सब लोग करते हैं 3 में डिवाइड कर लेते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक।
तो फिजिकल केमिस्ट्री इज वेरी मच सिमिलर टू फिजिक्स, न्यूमेरिकल अप्रोच होनी चाहिए वहाँ पे। जैसे फिजिक्स पढ़ते हैं वैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी होती है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वहाँ पे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैंने जेई वाले बच्चों को भी बोलते हुए देखा है कि इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी ही करनी होती है, वो भी काफ़ी बार बोलते हैं, मतलब जो मैंने सुना है दोस्तों से। इनऑर्गेनिक में हमको भी एनसीईआरटी करनी होती है, उनको भी एनसीईआरटी करनी होती है मेजरली। मतलब बाहर से बुक करने का, जैसे अगर मैं आपको बताऊं बहुत फ्रैंकली कि एम्स के पेपर, जैसे पेपर में नीट के तो हमेशा से ही एनसीईआरटी ही आती है, हमेशा से। अब तो एम्स अलग होता भी नहीं है। तो एम्स के टाइम पे जब मैं देने गया था तो पेपर इनऑर्गेनिक में बहुत क्वेश्चन बाहर से थे, तो मेरी इनऑर्गेनिक सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक थी, सबसे स्ट्रॉन्ग था मेरा इनऑर्गेनिक। मुझे लगता था इनऑर्गेनिक तो मैं कुछ भी क्वेश्चन नहीं है कर दूंगा। जब पेपर देखा मुझे लगा यहाँ तो अच्छा हुआ कोई बुक नहीं करी, बुक कर लेते तो कोई मतलब था ही नहीं, इतने वास्ट। क्योंकि आपको याद है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको याद नहीं है तो आप सॉल्व नहीं कर सकते वहाँ पे। तो अश्योर्ड रहिए कि एनसीईआरटी से ही पेपर आने वाला है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़े, अच्छे से पढ़े। कुछ चैप्टर्स जो बच्चे छोड़ देते हैं, मैं हर बार मेंशन करता हूँ मेरा कोई भी टॉक होता है तो उसमें, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मेटलर्जी, ये टॉपिक्स बच्चे छोड़ देते हैं अक्सर कि पढ़ें कि नहीं पढ़ें। हर साल एक क्वेश्चन आता है, इस साल का पेपर उठा लीजिए, इस साल पॉलीमर से एक क्वेश्चन है, इस साल बायोमोलिक्यूल से एक क्वेश्चन है, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन है उनमें से, जो बच्चे छोड़ देते हैं। ये टॉपिक नहीं छोड़ने, इनऑर्गेनिक करनी है। पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, ये सब एनसीईआरटी से ही पढ़ने हैं अपने को, कहीं बाहर से जाके नहीं पढ़ना है। रिपीट करते जाओ, वहाँ मॉड्यूल्स में जो क्वेश्चन कर रहे हो करो, अच्छा है, थोड़ा ब्रेन बूस्ट होएगा। क्वेश्चन उस टाइप के अलग अलग फ्रेम क्वेश्चन भी मिलेंगे, लेकिन बेसिक फोकस आपका जो है, मेजर फोकस जो है वो एनसीईआरटी पे होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग जो टॉपिक है, जो वहाँ पे तो आपको बहुत गाइडेंस की जरूरत रहेगी। जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं अच्छे से फॉलो करें, बहुत अच्छे से फॉलो करें। टी ब्लॉक, एस ब्लॉक में टीचर्स भी अक्सर यही बोलते हैं कि बेटा एनसीईआरटी ही पढ़नी है, वहीं से रिवाइज करो। तो वहाँ पे मैं इनऑर्गेनिक का तो ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये पैटर्न रहना चाहिए आपका। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कर लें, इनऑर्गेनिक में रिपीट होते हैं। केमिस्ट्री तो मैं बोलना चाहूंगा, फिजिकल और इनऑर्गेनिक बहुत ज्यादा रिपीट होती है नीट में, बहुत ज्यादा रिपीट होती है। फिजिकल में तो नया क्वेश्चन देते ही नहीं, ऐसा समझ लीजिए। मतलब फिजिकल तो फिजिक्स वाले टॉपिक के नए क्वेश्चन देने चाहिए और देते ही नहीं है। इस बार भी इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आया है, अब मैं शिफ्ट हो गया, इनऑर्गेनिक मैंने बंद कर दी, इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी। फिजिकल में मैं आता हूँ। फिजिकल में बच्चे जो डरते हैं इक्विलिब्रियम से, काफी बच्चे डरते हैं इक्विलिब्रियम कैसे सॉल्व करें। मैं मतलब आपको करना तो वही है, नोट्स करने हैं, मॉड्यूल करनी है, पर मैं एक बार नीट का आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कैसा पेपर आता है। हर साल जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, एक भी क्वेश्चन नया नहीं मिलेगा आपको। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है एवरी ईयर, सेम क्वेश्चन। इस बार जो क्वेश्चन आया मेरी कॉपी में लिखा हुआ था वो क्वेश्चन, लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया हमारे से पहले वो मेरी कॉपी में लिखा हुआ था क्वेश्चन। नया क्वेश्चन आता ही नहीं है पेपर के अंदर। तो आप अगर अच्छे से कर लेंगे ना मॉड्यूल्स को, अगर नोट्स को समझ के करना, वरना तो क्वेश्चन देख के जाएंगे, आंसर देख के जाएंगे तो वहाँ पे फिर सॉल्व भी नहीं होगा। मैं, एक दोस्त है मेरा, वो पेपर दे के आया तो मैंने बोला कर लिया वो क्वेश्चन, तो बहुत ईजी था, कॉपी में था। बोले यार वहाँ पे किया, पता नहीं क्या हो गया, अटक गया, वही कर रहा था। तो वो क्या, वो रट के गया था कि ऐसा ऐसा करना होता है यहाँ पे, एसक्यू यहाँ, वो रट के गया था, उसने समझा नहीं कभी भी उसको। तो केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में समझना है, मोल कंसेप्ट जैसा टॉपिक है, कुछ भी नहीं करना होता, आपको यूनिटरी मेथड लगाना होता है, 1 से इतना तो 3 से कितना, ये पूरा चैप्टर ही इसके ऊपर है वो। तो वहाँ पे इनमें डरना नहीं है। एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इनमें गलतियां क्या होती है, जी तो फिजिक्स से भी कोरिलेट करता है एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। तो रेडियस का आप फॉर्मूला पूछें तो 0.5 to n to n square by z, अरे अच्छा ठीक है, बट यूनिट क्या है, यूनिट नहीं याद है, यूनिट तो याद होनी चाहिए, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो यूनिट जो है वो मेन है इनके अंदर, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में यूनिट समझ में आनी चाहिए क्या है किसकी, और ये सब का ध्यान रखना है। बेसिकली फॉर्मूले। और फिजिकल में फिजिक्स वाली अप्रोच रहनी चाहिए। मैंने क्या, मेरी फिजिकल वीक थी बिकॉज मैंने आपको बताया मेरे से न्यूमेरिकल नहीं होते थे, तो वही जो फिजिक्स के लिए अप्रोच थी रिपीट करता गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खूब किए, एनसीईआरटी सॉल्व करी। इक्विलिब्रियम की मैं रिकमेंड करूंगा जरूर से एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन सॉल्व कर लें। कैलकुलेशन लेंदी जा सकते हैं, लगेगा बहुत पॉइंटर में जा रहा है आंसर, कोई बात नहीं, अपन को तो अप्रोच आनी चाहिए, स्टेप्स आने चाहिए। कैलकुलेशन लंबा जा रहा है कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, ज्यादा जा रहा है तो, पर अप्रोच आनी चाहिए, जरूर करनी है वहां से। मोर कंसेप्ट मतलब फिजिकल के बैक क्वेश्चन जरूर कर लें, इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए स्टार्टिंग मैं स्टार्ट करूंगा जीओसी से, 11th की जीओसी से। इस बार एक क्वेश्चन आया है, बहुत बच्चे गलत करके आए हैं, थ्योरी का क्वेश्चन आया है ऑर्गेनिक से, जहाँ पे जो टॉपिक है कैसे सॉल्युबिलिटी वाला है, कि कैसे डिस्टिलेशन के मेथड्स, सेपरेशन के मेथड्स जो हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड्स, नाइट्रोजन एस्टिमेशन, ये जो क्वेश्चंस हैं ये कहाँ दे रखे हैं, जीओसी में दे रखे हैं, 11th की जीओसी में। ये क्वेश्चंस नॉर्मली स्किप किए जाते हैं, क्योंकि कोचिंग में भी ये माना जाता है कि आप पढ़ते होंगे, मॉड्यूल्स में भी दे रखा है और आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, ये सर बोलते हैं बार बार कि ये टॉपिक एनसीईआरटी से पढ़ लेना। इस बार क्वेश्चन आया, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ, 4 ऑप्शन थे, बहुत बच्चे गलत करके आए हैं, बहुत बच्चे गलत करके आए हैं, अच्छे रैंक वाले बच्चे। तो वो कहाँ से था, एनसीईआरटी से क्वेश्चन था, तो वहाँ पे ध्यान देना है उस चैप्टर पे। इसके अलावा सारे नेम रिएक्शन जितने भी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है वो क्लियर होने चाहिए।
अब जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, रिएक्शन मैकेनिज्म वो आपको कोचिंग में समझ में आएगा बहुत अच्छे से, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा डीप नॉलेज है। तो वहाँ पे पूरे कोचिंग के नोट्स जो भी आपके हैं वो कवर करने हैं। एंड में आपको हैंडबुक मिलती होगी एग्जाम नीट से पहले, उसके अंदर वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। इन ऑर्गेनिक के अंदर आपको नेम रिएक्शन सारे एक साथ मेंशन्ड है, सारे रिएजेंट एक साथ मेंशन्ड है, तो उसको अच्छे से रिवाइज करना है। तो ऑर्गेनिक भी अब ऑर्गेनिक समझने की भी है, रटने की भी है। ऑर्गेनिक इज अ मिक्सचर, तो जहाँ रटना है वहाँ याद भी करना पड़ेगा रिएजेंट क्या करता है। हर एक का मैकेनिज्म नहीं पढ़ाया जाता है आपको, वो आउट ऑफ स्कोप होता है, तो वो रटना भी पड़ेगा और मैकेनिज्म जहाँ समझना है वहाँ समझना भी पड़ेगा। पेपर में क्वेश्चंस, बिकॉज मैं नीट की तरफ से बात कर रहा हूँ, तो मैं पेपर में स्कोर कैसे हाई कर सकते हैं मैं वो भी एम्फोसाइज कर रहा हूँ। समझने वाला कंसेप्ट टीचर्स बताएंगे, मैं स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं वो बताता हूँ आपको। पेपर में जो ऑर्गेनिक में क्वेश्चन ऑप्शंस आते हैं, आप देखेंगे 4 ऑप्शन। मैंने अभी रिसेंटली पेपर देख रहा था मेरा वाला, उसके अंदर बेंजीन है, 2 COH लगा रखे हैं आसपास और एक NH2 का मॉलिक्यूल दे रखा है रिएक्शन के अंदर। अब ऑप्शन देखेंगे इतने ऐसा लगेगा कितने सिली ऑप्शंस बनाए हैं उसने। एक ही NH2 दे रखा है और ऑप्शन के अंदर 2 NH2 लगा दिए। भैया ऑप्शन में आपको एक ही NH2 से दिया है, आपको रिएक्शन में आप कैसे लगा सकते हैं? ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया। तो आपके 3-4 ऑप्शन तो ऐसे ही बिना नॉलेज के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन इतने ईजी देते हैं नीट के अंदर, कंफ्यूजिंग ऑप्शन आएंगे ही नहीं। ऑप्शंस देखें, अरे ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे हट जाएगा बेंजीन की रिंग से, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, नहीं हटेगा, खत्म हो गया। आपको मैकेनिज्म नहीं याद तो भी कर लेंगे, तो ये ध्यान देना है। एक रेडॉक्स रिएक्शन जैसे चैप्टर में, जहाँ पे मैं एनसीईआरटी की मेंशन करना भूल गया, हमारे टाइम पे रेडॉक्स में से एक स्ट्रक्चर आया था, रेडॉक्स रिएक्शन। जो बच्चे सोचते हैं कि फिजिकल का है यार, यहाँ पे एनसीईआरटी क्या पढ़े, सॉल्व करते हैं यहाँ तो क्वेश्चन। स्ट्रक्चर दे दिया, बहुत अच्छी रैंक वाला बच्चा है मेरे दोस्त, क्वेश्चन गलत करके आया था रेडॉक्स में। एक पेज दे रखा है रेडॉक्स रिएक्शन में, वहाँ पे सारे स्ट्रक्चर दे रखे हैं, वो अब आ गया। तो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस है, हर जगह है। आपको ढूंढना आना चाहिए कि आपको क्या पे ज्यादा एम्फोसाइज करना है और कहाँ पे नहीं करना है। वो धीरे धीरे इन द कोर्स ऑफ टाइम आपको समझ में आ जाएगा। तो केमिस्ट्री जो है वो टाइम बचाएगी आपको पेपर के अंदर। केमिस्ट्री इजी आती है थोड़ी सी कंपैरेटिवली पेपर में, बिकॉज मैं बता रहा हूँ कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आती है, तो वो काफी इजी आती है। तो वहाँ पे टाइम कम लगेगा, लेंदी कैलकुलेशन नहीं आते हैं। मैं फिर से एम्फोसाइज कर रहा हूँ, नीट का पेपर इस बार का उठा के देख लीजिए आप। आपको जब भी लगे ना कि मेरी तैयारी सही जा रही है कि नहीं जा रही है, कुछ मत करे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। पेपर में कैलकुलेशन मांगा ही नहीं आपसे, जो आपको फॉर्मूला है वो लिख के दे दिया, आप टिक कर दो फॉर्मूले पे। फॉर्मूला मतलब सॉल्व ही नहीं करवाया बिल्कुल भी, आपसे सॉल्व करवाते ही नहीं है, सिर्फ देखते हैं कि आपको आता है कि नहीं आता है। ज्यादातर क्वेश्चन ऑप्शन देख के हो जाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डेल्टा जी की वैल्यू पूछी हुई, रिएक्शन देखें और डेल्टा जी की स्पॉन्टेनियस है कि नहीं रिएक्शन, तो नेगेटिव वैल्यू होगी तो स्पॉन्टेनियस होगा रिएक्शन। 4 ऑप्शन है, 2 में पॉजिटिव वैल्यू है, ऑप्शन ही हट गए, नेगेटिव वाला ही होगा ना ऑप्शन का आंसर। ऐसे सॉल्व करें क्वेश्चन को, अप्रोच ऐसे बनाए कि आपको क्वेश्चन निकालने आने चाहिए। पेपर के अंदर एक क्वेश्चन 2 बार दे रखा है, जो क्वेश्चन इसमें पूछा है उसका आंसर एक क्वेश्चन की लाइन में दे रखा है, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स दिस, और फिर इसका बताओ आप के क्या होगा। और दूसरे क्वेश्चन ने पूछ लिया व्हाट डज सुक्रोज गिव्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो सेम चीजें आप उठाएं, स्मार्ट वर्क करना है पेपर के अंदर। नहीं आता कोई बात नहीं, कोई आपसे मेथड नहीं पूछ रहा पेपर के अंदर, आपको अपना स्कोर बढ़ाना है ना अगर सिर्फ, तो आप पेपर में से ही बढ़ा सकते हैं। पेपर में इतनी हिंट्स होती है, इस तरीके से अप्रोच करना है पूरे पेपर को। डियर स्टूडेंट्स, अभी एक बड़ी वंडरफुल बात नलिन ने बोली, हमें स्मार्ट वर्क पेपर के अंदर भी करना है। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि हम एलिमिनेशन, बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन हम कुछ क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर सकते हैं। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि एंटरटेनमेंट, आप पढ़ते ही रहते थे, या आपकी लाइफ में एंटरटेनमेंट इंक्लूडेड था, और उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, कहां तक जाना चाहिए, कितने आवर्स पढ़ना चाहिए, एंटरटेनमेंट का क्या रोल है? तो मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर आप स्टार्टिंग में जाते ही, बहुत बच्चे आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जब आप जाते हैं तो कोचिंग में अचानक से बहुत टॉप कर रहे होते हैं, आपको आपकी रैंकिंग होती नहीं है वो, और फिर आपको लगता है थोड़े टाइम बाद वो गायब हो गए, वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाओगे। अगर आप बहुत ज्यादा कंटिन्यू पढ़ते रहोगे ना, एकदम इनिशियली अपन को 2 साल पढ़ना है, तो उस हिसाब से अपन को प्लान बनाना है कि 2 साल अपन पढ़ाई से पके नहीं, कंटिन्यू पढ़ते जाएं। तो जैसे मेरे सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बताता हूँ, एक मैं बोलना चाहूंगा, कोचिंग इतना फन होता था, सर इतने मजाक में पढ़ाते थे, ज्यादातर मस्ती होती थी कोचिंग में बहुत ज्यादा, तो वो मेरे को काफी ऐसे दोस्तों से बातें करना, ये मेरा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था बड़ा। इसके अलावा अब पेपर पढ़ता था, पेपर के अंदर गॉसिप भी आती थी, वो पढ़ लेता था थोड़ा बहुत। मतलब वो बता रहा हूँ, बस मैं फ्रैंकली पुट कर रहा हूँ कि मैंने क्या किया, सो दैट आपको ये ना लगे कि सिर्फ आप ही करते हैं इस चीजें। पढ़ाई को कहीं से भी मैंने इफेक्ट नहीं होने दिया इन चीजों से, लेकिन मैं ये हो सकते हैं सोर्स।
बिकॉज मैं जयपुर में रहता था, तो मैं घर के बाहर रहता था, तो कोई मेरा कोई फ्रेंड नहीं था आसपास, तो कोई ऐसे बाहर आउटडोर गेम्स नहीं खेले मैंने। पर एंटरटेनमेंट के होते थे, दोस्तों से बात कर ली, पेरेंट्स से बात कर ली, तो भी रिलैक्स हो जाता था। और गाने सुन लिए एफएम पे, छोटा वाला फोन था कीपैड वाला, तो उसके अंदर खाने खाते खाते गाने सुन लिए, एफएम चला लिया थोड़ी देर, वहां से रिलैक्सेशन हो गया। छोटे फोन के अंदर, उस छोटे से फोन के अंदर क्रिक बस चला लिया, स्कोर देखने लग गए। ये गलत चीजें हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ मैं करता था, ये करनी नहीं चाहिए, बट होती थी, ऐसी चीजें होती है। इनको अफेक्ट नहीं करने देना अपनी पढ़ाई को। ये बातें मैं नॉर्मली बोलता नहीं हूँ कभी, पर मैं बोलना चाह रहा हूँ बिकॉज ये बातें पता रहे तो अच्छी बात है। डेफिनेटली। तो एंटरटेनमेंट ऐसे रहता था। बहुत बार ऐसा भी होता था कि पूरे दिन पढ़ाई नहीं हुई। एक दो बार मैं घर पे फोन करता था, मैंने कहा मम्मी पढ़ाई नहीं हुई, 2 दिन हो गए, रात को नींद नहीं आई, लेट का 2-3 घंटे तक नींद ही नहीं आई, फिर नेक्स्ट डे पूरा दिन डिस्टर्ब रहा। होता है ऐसा। तो दिन खाली, डेज ऑफ भी जाएंगे, बहुत ज्यादा अच्छे भी जाएंगे। तो बैलेंस तो आपको कवर करना है। किसी दिन कम पढ़े कोई बात नहीं, किसी दिन मेरे से पेरेंट्स मिलने आ गए घर पे, तो टाइम चला गया 3 घंटे बाहर घूमने, तो नेक्स्ट डे आके टाइम टेबल ऐसा बनाया कि वो टाइम कंपेंसेट कर लूं कैसे भी करके। जबरदस्ती बुक खोल के बैठने से कोई सेंस नहीं है। आप बैठे हैं, बुक खुली हुई है, किसी को बेवकूफ बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, खुद को बेवकूफ बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, कोई सेंस नहीं है। टारगेट ओरिएंटेड स्टडी करें, तो उससे क्या होगा। और स्मॉल ब्रेक्स लें बीच बीच में, तो क्या होगा, जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधे घंटे पढ़े अब 1 घंटे ब्रेक ले लिया। ऐसा होना चाहिए 1.5 घंटे पढ़े, 15-20 मिनट ब्रेक ले लिया। जैसे फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप टेबल पे बैठे रहते हैं, 8 घंटे बैठते हैं, और पढ़ाई तो 6 घंटे की होती है, आप 2 घंटे तो आपका दिमाग इधर उधर घूमता रहता है। ऐसा भी होता है। तो आपको उस हिसाब से अपना टाइम चेंज करना पड़ेगा कि आप बैठे होंगे और आपने कितना कंटेंट कवर किया, वो इंपॉर्टेंट है। कितना करना था वो कर लिया, तो रिलैक्स करो यार थोड़ी देर। आज पूरा सोने पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, अच्छे से सो। टाइम 7 घंटे सोना है, मतलब 7 घंटे सोना है, अच्छी चीज है, 7 घंटे सो आराम से। बट अपना साइकिल ऐसे बना के रखो कि 2 साल कंटिन्यू पढ़ पाओ। वो अंदर से मोटिवेशन आते रहना चाहिए, परसिवरेंस रहनी चाहिए, जानी नहीं चाहिए। ग्रेजुअल चेंज आए तो अच्छा है, बहुत ज्यादा सडन चेंज आए तो एकदम आप वो जाते हैं कि अब क्या हो गया। आप ग्रेजुअल चेंज आने दें, वेट करें, कंटिन्यूअसली पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, और वॉक पे जाएं, कोई अच्छा खा लीजिए। बेस्ट, अगर आपका मूड खराब है अच्छा खाना खाओ, बेस्ट सोर्स वो रहता है मूड अच्छा करने का, अच्छा खाना खाइए। ये सब चीजें करें जो बहुत जनरल चीज है, माइंड फ्रेश रहेगा, पढ़ाई भी अच्छी होगी। जो सीक्रेट्स आप हमसे शेयर कर रहे हैं नलिन, हम आपके बहुत एक्चुअली आभारी हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है बच्चे सोचते हैं कि जो टॉपर्स होते हैं दे आर फ्रॉम दी सम अदर प्लैनेट, और कुछ मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते। लेकिन जब अभी आपने जो इनपुट्स दिए हैं, इससे बहुत सारे बच्चों की रियलाइजेशन आएगा कि वो भी अपने जीवन में आपकी तरह हार्ड वर्क करके कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और आप बिलीव करें, जब भी कोई ऐसा टॉपर स्टॉप होता है तो स्टूडेंट्स हमारे को इसी प्रकार के मैसेज देते हैं कि आई गॉट इंस्पायर्ड। और आप बिलीव करें, अभी जब खत्म होगा ये, तो मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सैकड़ों मैसेज आएंगे, और आपको मैं डेफिनेटली उसको फॉरवर्ड करूंगा, और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, और आपको ये रियलाइजेशन होगा कि हम सारे लोग आपसे कितना ज्यादा जुड़े हुए हैं। क्योंकि अभी तक सब लोग फोटो देखते रहे, अब आपकी बात को लाइव सुन रहे हैं, और ये रियलाइज कर रहे हैं कि आपने सिर्फ अपने पेन की ताकत से और अपने हार्डवर्क से इतना एक मुकाम हासिल किया। कुछ छोटे क्वेश्चंस हैं, जैसे एक स्टूडेंट ने पूछा है कि आपकी बोर्ड में परसेंटेज क्या आई थी, 10th और 12th में आपकी बोर्ड परसेंटेज क्या थी। फिर वो मेंशन करता हूँ, बस मैं क्वेश्चन एक जस्ट पूरा कर दूं। वो ये जानना चाह रहे हैं कि बोर्ड में परसेंटेज क्या थी, और हाउ डिड यू बैलेंस एवरीथिंग, स्कूल, एग्जामिनेशन, प्रोजेक्ट्स, जेई प्रिपरेशन, ओलंपियाड्स, ये सब कैसे बैलेंसिंग किए? इतने सारे एवेन्यूज हैं, कैसे बैलेंस किया आपने स्कूल को, बोर्ड को और कंपटीशन को? तो मेरे बोर्ड्स के अंदर वैसे मैं बहुत एम्फसाइज नहीं करता हूँ स्कूल मार्क्स पे कभी भी, बिकॉज वो डिफरेंट एस्पेक्ट है, ये डिफरेंट एस्पेक्ट है। मेरे 10th के अंदर आईसीएसई बोर्ड से किया था, 92% थे, और 12th मैंने सीबीएसई बोर्ड से करा था, 95.8% थे। लेकिन बोर्ड्स का इतना कभी मैंने लिया ही नहीं स्ट्रेस। बोर्ड्स का जो पेपर आता है वो बहुत ही डायरेक्ट आता है, आपको मतलब बहुत डेरिवेशन पूछ लेंगे, वो आप सब कुछ करते हैं नॉर्मली कोचिंग में, तो बहुत कोई नया चीज नहीं करने वाले। एनसीईआरटी आपको मैंने बताया कि मैं पढ़ने लग गया था 12th में आके अच्छे से, तो वो पार्ट अपने आप कवर होता जा रहा था। पेपर बोर्ड्स का काफी इजी आता है, मैं आपको फिर से बोल दूं, और अगर आप थोड़ा सा भी लिख के आते हैं तो आपको मार्क्स मिलते हैं, उसके अंदर कंसिडरेट होते हैं वो। तो आप बोर्ड्स की इतनी टेंशन ना लें, बस जो पढ़ाया जा रहा है वो कंटिन्यू करते रहे। लास्ट जब बोर्ड्स आता है, जब आने वाले होते हैं, तब एक बार जो एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं
उनसे गो थ्रू हो जाए जल्दी जल्दी। बायोलॉजी तो आप वैसे पढ़ते ही हैं, मतलब उस बोर्ड्स के पैटर्न में सब्जेक्टिव लिखना होता है तो आदत छूट जाती है, तो उसकी एक बार आदत हो जाए तो बोर्ड्स तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बड़ी इशू नहीं है, आराम से हो जाती है। अब जो रेगुलर स्कूल गोइंग बच्चे हैं वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आती होगी उनको अपना टाइम इस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा कि वो बेसिक्स को पहले स्ट्रॉन्ग रखें, अपने एडवांस जाने से पहले अपने बेसिक्स को, हर जैसे बैकलॉग इकट्ठा इसलिए होता है कि आप एक टॉपिक में बहुत आगे चल जाते हैं और एक में पीछे रह जाते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा जो मैनेज नहीं कर पा रहे उनको कि आप सब टॉपिक सब सब्जेक्ट्स के अंदर एक बार एक बेसिक लेवल अचीव कर लें, उसके बाद जहाँ जहाँ से टाइम मैनेज हो पा रहा है वहाँ पे उसको एक्स्ट्रा टाइम दें। तो बेसिकली सबको एक नॉर्मल लेवल पे लेके आए पहले। मेरे केस में मैंने बताया बोर्ड्स का मुझे स्कूल की तरफ से कभी इतना प्रेशर रहा नहीं कि मैं स्कूल में इतना ये बोलूँ कि मैं बहुत स्ट्रगल करके स्कूल मैनेज किया, नहीं, स्कूल की तरफ से कभी इतना प्रेशर रहा नहीं, तो मैं स्कूल आराम से मैनेज कर पाया। हाँ, जो बच्चे ओलंपियाड्स वगैरह करते हैं, मैं खुद इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ, बट मेरे फ्रेंड्स हैं, काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स इन्होंने दिया था, जैसे KVP वगैरह हैं, तो इनका जो सिलेबस है वो मोर और लेस सेम ही है। 12th में जो बच्चे दे रहे हैं उनको तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है बिकॉज उन्होंने कर रखा होता है सब कुछ कवर। थोड़ा सा आपको एडिशनल एक 11th में जब देते हैं तब प्रॉब्लम आती है बिकॉज आपको तब मैथ्स भी अटेम्प्ट करनी पड़ती है, तब आपको 12th वाला पोर्शन भी करना होता है। तो उसके लिए भी यही बोलूँगा, पहले एक बार सब जगह बेसिक लेवल आ जाए और उसके बाद, क्योंकि ये ना हो कि आपकी जो मेन एम है, आपका जो मेन नीट और एम्स जो आपका मेन एम है या फिर जेई जो आपका मेन एम है वो आपका कहीं भी डिस्ट्रैक्ट हो बीच में, तो आप उनके लिए बेसिक लेवल तैयार रखें और फिर अपने पाथ्स डाइवर्ज करें बीच बीच में। टाइम बचाना पड़ेगा। अब आपको पता है कि फिजिक्स के अंदर अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओलंपियाड्स में, बड़े एग्जाम में, केमिस्ट्री का तो बायोलॉजी में तो वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं को ही थोड़ा सा वो तो आप करते हैं मॉड्यूल से कवर हो जाता है। बायोलॉजी में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, एक दो बुक्स जो कैम्बेल वगैरह करते हैं बायोलॉजी ओलंपियाड के लिए वो पढ़नी पड़ेगी आपको। फिजिक्स केमिस्ट्री में जो आप अगर अच्छा परफॉर्म करते जा रहे हैं कि आप ओलंपियाड लेवल पे तैयार हो चुके हैं, तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल रहे हैं कोचिंग से, एक जो आपको प्रोवाइड हो रहा है स्पेशल बैंक, वो करें, अच्छे से सॉल्व करें, डीपर नॉलेज लें उसकी। बुक्स कर सकते हैं, बुक सॉल्व करें, रिपीट करें बुक्स, जो बुक्स सजेस्ट करते हैं। मैं यहाँ पे नेम नहीं करना चाहूँगा कोई भी बुक, बट जो भी टीचर्स बुक सजेस्ट कर रहे हैं वो सॉल्व करें। तो मैनेजेबल है, 2 साल का कोर्स में सब कुछ मैनेजेबल है। आपको अपना बस जो अलाइनमेंट है ना वो मैनेज करते हुए चलना है कोचिंग से। अगर आप वो सही प्रिपेयर करा रहे हैं, मतलब ये आपको बिलीव रखना पड़ेगा कि जो वो टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं वो सही टाइम पे करा रहे हैं, आप इतना करते जाओ, ये भी कवर करते जाओगे तो आपकी बाकी की चीजें मैनेज हो जाएंगी। नरेंद्र ने एक स्टूडेंट ने अभी सवाल पूछा है, अभी वो क्लास 12th में स्टूडेंट है, तो सवाल पूछा है क्या अभी इतना सफिशिएंट टाइम है कि मैं अभी से अगर सीरियसली प्रिपेयर करना शुरू करूं, क्या अभी क्लास 12th में स्टूडेंट है, अभी से अगर मैं सीरियसली प्रिपरेशन करना शुरू करूं तो क्या मैं नीट अभी क्रैक कर सकता हूं? जैसे मैंने बताया कि सर मैं पानी पी लूं इसलिए। हाँ डेफिनेटली, प्लीज, डेफिनेटली। यस, तो जैसे मैंने बताया कि 11th के अंदर मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं था सब्जेक्ट्स। मैं आपको बताता हूँ, मैंने 12th में आके पूरी 11th के नोट्स फिर से बनाए खुद से, सेल्फ मेड नोट्स, पूरे नोट्स 11th के, पूरे NLM के मेरे नए नोट्स हैं, पूरे वर्क एनर्जी पावर के मेरे खुद के नए नोट्स हैं। तो मैंने 12th में प्रिपरेशन करी है अच्छे से, मैं ऑनेस्टली बताऊँ। मतलब 11th में मैं था कंसिस्टेंट, मैं लापरवाह बिल्कुल भी नहीं था, बट समझ में नहीं आ रहा था तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था, उस टाइम प्रॉब्लम हो रही थी समझने में। रिपीट करता था, उस टाइम भी बहुत स्टूडियस था, ओरिएंटेड था, फोकस था खूब, लेकिन समझ में। तो 12th के अंदर आके मैंने सारी मॉड्यूल्स 1 से लेके 3B तक एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया है अच्छे से, रिपीट 2-3 बार 12th में आने के बाद। जब मेरे कंसेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं थे, सारे 12th में आके क्लियर करें। मैं बहुत टाइम होता है 12th में भी, अगर आप स्टार्ट करें तो खूब टाइम होता है। आप ओरिएंटेड स्टडी करें फिर, बिकॉज अब आप 12th में आ गए तो आप ज्यादा फिर वास्ट इधर उधर ना जाएं। अब आपके पास जो बच्चे जब 11th से बहुत अच्छा कर रहे हैं तो उनके पास एक स्कोप है कि वो और इधर उधर जा सकते हैं और बुक्स कर सकते हैं और चीजें अपना ब्रेन को और बूस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ नीट और एम्स पे फोकस करना है अभी, तो आप इतना करें कि 12th में आने के बाद जो मॉड्यूल्स है कोचिंग की वो सॉल्व करें। बायोलॉजी में एनसीईआरटी, जहां जहां एनसीईआरटी बताई वहां पे अच्छे से एनसीईआरटी फोकस करें और इनको रिपीट करें बार बार। ज्यादा इधर उधर बुक सॉल्व करें। क्या होता है, बुक सॉल्व करते थे लोग 3-4 बुक सॉल्व करने लग जाते हैं, अब इवेंचुअली आपको एक भी चीज याद नहीं रहती उन बुक्स की। या तो आप एक बुक कोई भी अच्छे से रिलीजियसली फॉलो करें, कोई भी एक बुक जिसको आप कर रहे हैं तो उनके मार्क्स क्वेश्चंस आप रिपीट कर रहे हैं टाइम टू टाइम, रेगुलरली जो गलत हुए वो रिपीट कर रहे हैं, ऐसे करें। अदरवाइज 12th में सफिशिएंट टाइम है, मोर देन सफिशिएंट टाइम है कि आप अभी बस फोकस हो जाएं। ये नहीं हो कि आप अभी भी सोचते रहें कि मेरा तो कुछ होना नहीं है 1 साल में। अगर ये सब थॉट्स अभी भी आ रहे हैं देन इट्स एन इशू, आपको वो हटाना पड़ेगा अंदर से, तभी आप कर पाएंगे।
ज्यादा कुछ सोचे नहीं, 1 साल मोर देन इनफ है। मैं बहुत कॉन्फिडेंटली आपको ये बात बोल रहा हूँ और बहुत सोच समझ के ये बात बोल रहा हूँ, बिकॉज मैंने किया है उस टाइम 1 साल में, और एवरेज से स्टार्टिंग करी है मैंने। तो 12th में अगर आप हैं तो आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, बी कॉन्फिडेंट। डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही डायरेक्ट मैसेज था कि अभी भी सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है, एनीथिंग इज पॉसिबल। आप स्टडीज को स्ट्रेस की तरह ना लें और आज से ही लग जाएं और ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करें, आगे के बारे में ज्यादा इधर उधर की बातें सोचें नहीं, और सीधे सीधे जॉब पर आए, सीधे काम पर आए सीधे, ठीक है। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सोशल मीडिया पे क्या आप कुछ एक्टिव थे, कभी आपने सोशल मीडिया को टच किया ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? अब ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, पर मैं यहाँ बताता हूँ, मैंने कभी भी 2 साल में सोशल मीडिया नहीं यूज किया। अब इसका रीजन ये भी कह सकते हैं कि मेरे पीयर ग्रुप में कोई नहीं था जो यूज करता हो, ना मैं पहले से मुझे आदत हो कि मैं करता था, तो फिर मेरे को कभी नीड भी फील नहीं हुई। हाँ, ये मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा कि कुछ इंटरनेट पे अच्छे सोर्सेज हैं जहाँ से आप अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं, आपको बहुत बार जरूरत पड़ेगी, मुझे पड़ती थी। मैं बता रहा हूँ, मैं छोटे फोन पे, मेरा जो कीपैड फोन था उसके अंदर मैं गूगल पे बहुत बार चीजें सर्च करता था समझने के लिए, इंपॉर्टेंट है। बट जब आपके पास इतनी अच्छी गाइडेंस अवेलेबल है, अगर एक 1-on-1 आप जब किससे बात करके सॉल्व कर सकते हैं, वो बेस्ट तरीका है, क्योंकि आप 2 वे इंटरेक्शन होगा उसके अंदर। तो ट्राई करें कि इनको थोड़ा सा अवॉइड करें। मैं, और ये बात बहुत लोग बोलते कि हाँ नहीं, हमने तो यूज किया था 2 साल पर, हमारा तो, बहुत बच्चे होंगे, एक्सेप्शंस होंगे, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, बट मैं तो जो जनरल मैंने लोगों को देखा है, इनफैक्ट आज मैं मेरा भी बताता हूँ आपको, अगर मैं कुछ टॉपिक में कोई टर्म पढ़ रहा हूँ, मैं उसको समझ में नहीं आया, मैंने गूगल खोला पढ़ने के लिए, तो आप खोलने कुछ जाते हैं और आप कुछ और ही पढ़ के वापस आते हैं आधे घंटे बाद, और आप सोचते हैं मैं क्या सच, और ये रियलिटी है। मैं आपको टर्म बताता हूँ, मैं कॉन्जुगेट वैक्सीन टर्म पढ़ने जा रहा था गूगल पे, और नीचे गूगल न्यूज फीड्स में धोनी ने ये कर दिया, अरे ये हो गया, इतनी जीडीपी फॉल हो गई, ये सब चल रहा होता है। तो आप क्लिक करते जाते हैं, लिंक्स खुलती जाती है और आपको पता चलता ही नहीं है कब कहाँ से आप कहाँ पहुंच जाते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन काफी ज्यादा हो सकता है। इनफैक्ट इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया जो फेसबुक वगैरह है, अब तो मैं आ गया उनसे, तो मैं देखता हूँ कि बच्चे उन पर मुझे मैसेज कर रहे हैं कि कैसे नीट में कितने क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, ये जो टाइम पास है ना, ये आपको खुद को एलिमिनेट करना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, खुद को पता होता है कि आप उसका जुडिशियस यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इन चीजों का मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि दूर बनाए रखें, बिकॉज मैंने तो मेरे फ्रेंड्स में भी यही देखा है कि डिस्ट्रैक्शन ही रहा वो उनके लिए। तो सोशल मीडिया अवॉइड थोड़ा कर सकें तो करें। मुझे मालूम है कि मैं आपका समय ज्यादा ले रहा हूँ, लेकिन मुझे भी पता है कि बहुत ही मतलब इंतजार कर रहे थे स्टूडेंट आपकी बातों का, और आप बिलीव करें वो आपको फॉलो करेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिखाएंगे। तो इसलिए मैं कुछ लिबर्टी ले रहा हूँ, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस लेने आपसे पूछने की, क्योंकि ऐसे संयोग और ऐसे अवसर बहुत कम ही मिलते हैं। तो जस्ट टेकिंग लिबर्टी। तो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि आपका एवरेज स्टडी आवर्स क्या था और बैकलॉग कैसे आप मैनेज करते थे? मेरा एवरेज स्टडी आवर्स, हमारी कोचिंग थोड़ी डिफरेंट रहती थी, हमारी वीक में 4 to 5 डेज ही रहती थी क्लास नॉर्मली, तो शाम को होती थी, इवनिंग टाइम पे होती थी। तो मेरा जो कोचिंग के, जिस दिन कोचिंग नहीं होती थी उस दिन मैं सिटिंग बता रहा हूँ आपको, सिटिंग आवर्स मेरे 8 to 10 रहते थे। मतलब मैं जब टेबल पे बैठा होता था उसको सिटिंग आवर्स बोल रहा हूँ, कि मैं टेबल पे बैठा हूँ बुक लेके। हाँ, उनमें से पढ़ाई, अब आप मान लीजिए 10 आवर्स बैठा हूँ तो 8 आवर्स हो रही है, 6 आवर्स बैठा हूँ 8 आवर्स बैठा हूँ तो 6 आवर्स हो रही है, इस काइंड ऑफ। बट मैं बैठता था, मतलब मैं टेबल पे ऑलमोस्ट पूरे दिन बैठा रहता था कि मुझे पढ़ना है। तो मैं रिकमेंड करूंगा 6 to 8 आवर्स। थोड़ा मतलब 11th के स्टार्टिंग में तो आपको बहुत अजीब लगेगा 11th के स्टार्टिंग में, बिकॉज कोर्स नहीं होता, पर एक बार थोड़ा सा कोर्स बढ़ जाएगा तो 6 to 8 आवर्स इज अ गुड टाइम। आपको इतना, मतलब अगर आप कर रहे हैं तो आप ऐसे बोर नहीं होगे कि 8 घंटे बैठ के क्या पढ़े, खूब मटीरियल है, आप खूब रिवाइज कर सकते हैं, खूब पढ़ सकते हैं। तो मेरा 6 to 8 आवर्स, जिस दिन कोचिंग नहीं होती थी उस दिन 8 to 10 आवर्स, और जिस दिन होती थी उस दिन थोड़ा कम, 6 आवर्स 5 आवर्स। और जिस दिन में ऐसा होता था कि आज तो बहुत पढ़ना है, या फिर जब कोचिंग्स बंद हो गई थी उसके बाद तो ज्यादा 10 to 12 आवर्स बैठता ही था, ज्यादा बैठता था, इतना बैठता था। अब इसको ऐसे ना लीजिए कि 12 घंटे 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, वो अपने आप हो जाता है, वो आपके पास काम दिख रहा होता है तो हो जाता है। तो और सर एक बार क्वेश्चन क्या पूछा था? बैकलॉग। तो जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, मैंने 11th का पूरा पोर्शन 12th में किया था। तो क्या करें कि जैसे आज मान लीजिए फिजिक्स के अंदर एक टॉपिक पढ़ा है आपको, फ्लूइड्स पढ़ा है आपको, आपने आज आके फ्लूइड्स पढ़ा, घर पे आके सेम जो टॉपिक पढ़ा है नोट्स में मेंशन किया, रिपीट किया। इसके बाद
आप बस आप इतना कर लिया, बराबर आ गए। कम से कम बैकलॉग के चक्कर में कहीं ये ना हो कि आप अभी का छोड़ दें। तो एटलीस्ट अब जहां तक जितना रह गया उसको कवर करते हैं, लेकिन जहाँ पे अभी हैं उसको पहले ग्रिप कर ले कि यहाँ अब जो चल रहा है अब तो नहीं मिस करने वाला, ये मैं ग्रिप करके रखा हूँ। एक होल्ड, एक एंड पकड़ ले, बेसिक लेवल तक वहीं पे जो एक मिनिमल लेवल है वहां तक रखें उसको। अब जो आपको सुबह सुबह कभी 1 घंटा कभी 2 घंटा देना पड़ेगा, एनएलएम रिवाइज करना है। मैं एनएलएम बार बार बोल रहा हूँ, वही टॉपिक याद आ रहा है। एनएलएम रिवाइज करें। तो जैसे कि रिवाइज करना है तो कैसे रिवाइज कर सकते हैं, नोट्स पढ़े, उसके बाद अगर एक बार एक्सरसाइज पहले करी हुई है तो जो मार्क्ड क्वेश्चन है आपने जो आपको टफ लगे थे सिर्फ वो सॉल्व करें एक बार। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, एक बार करा हुआ है। अगर आपको पूरा रह चुका है कि आप भूल ही गए तो आपको अच्छे से गो थ्रू एक्सरसाइज 2 पूरी करनी पड़ेगी, बिकॉज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3A 3B में जितना कर सकते हैं, मतलब 1-2 एटलीस्ट कर ले उनकी, कि बेसिक जो वो हो जाए। एडवांस लेवल क्वेश्चन अब नेक्स्ट टाइम करूंगा, लंबा नहीं खींचना। पढ़ा पुराना टॉपिक 1-2 तक कर लिया, खत्म हो गया, एक बार हो गया, ठीक है, थोड़ा बहुत तो याद आ गया मेरे को। अब वापस जो कंटिन्यू चल रहा है वो करते जाओ। अब नेक्स्ट टाइम टाइम मिले, जैसे बायो पढ़नी थी, बायो में प्लांट किंगडम नहीं पढ़ा, प्लांट किंगडम को जल्दी से नोट्स रिवाइज करें। और जैसे मैंने मेंशन किया, अब जब आप रिवाइज कर रहे हैं, अब ये गलती ना करें कि एनसीईआरटी में रह रही है, नोट्स में रह रही है, अब मत करना, वरना ये फिर से वही हो जाएगी बात। अब एक जगह कंपाइल कर लो, सो दैट अब जहां से भी पढ़ोगे वो रिवाइज होता जाएगा अपने आप साथ में, तो टाइम कम लगेगा। जैसे जैसे आप कंपाइल करने लग जाएंगे ना चीजों को, तो आपको टाइम कम लगेगा, तो वो बैकलॉग वाला इशू भी कम हो जाएगा। बिकॉज जब आप पढ़ रहे हैं तो आप हर जगह से ही पढ़ रहे हैं एक बार में, तो वो टाइम भी कम लग रहा है और कवर भी पूरा हो रहा है। प्रिपरेशन के दौरान ऐसे भी समय आए होंगे जब आपको स्ट्रेस फील हुआ होगा, एक हॉलोनेस की फीलिंग आई होगी। क्या ऐसा हुआ कि आपको भी खुद महसूस हुआ कि नहीं अभी मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हूं, और यू स्टार्टेड फीलिंग लो? तो क्या ऐसा कोई बैड फेज आया प्रिपरेशन के दौरान, और अगर आया तो उसको फिर आपने कैसे उससे कोप अप किया और उससे कैसे आप बाहर आए? ऐसे इंटरमिटेंट फेजेस थे बीच बीच में, एक लॉन्ग फेज नहीं था कभी। इंटरमिटेंट फेजेस थे, टेस्ट दिया नहीं हुआ, या फिर पढ़ रहे हैं बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं पर समझ में नहीं आ रहा है। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, रेनमैन प्रॉब्लम, सबसे सिंपल क्वेश्चन मानते हैं लघु वेक्टर वगैरह में। मैं इतना स्ट्रगल करता था वो क्वेश्चन सॉल्व करने में, मेरे को कभी समझ में ही नहीं आता था क्या करना है। अब ऐसे अप्रोच, तो वो एक क्वेश्चन में कम से कम नहीं तो 20-30 बार डाउट पूछा मेरे फ्रेंड से, बार बार बताओ, वापस बताओ। तो ये प्रॉब्लम थी। तो हाँ, आते हैं ऐसे फेजेस। इनफैक्ट मैंने बताया, मैं घर पे फोन भी किया कि मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, 2-3 दिन हो गए हैं, बिल्कुल भी फोकस ही नहीं हो रहा है, दिमाग इधर उधर जा रहा है। ऐसा होता है जब आपको लगता है कि कुछ रह रहा है, उस टाइम है ना बात कर लेना चाहिए किसी से, बेस्ट तरीका होता है। टीचर से कर सकते हैं, कोई भी आपको ऐसे हर जने के बाद ऐसे टीचर्स होते हैं कि आपको लगता है कि यार इनसे तो मैं ओपन कर सकता हूँ, तो आप ओपन करें, उनसे बोलें। क्योंकि हो सकता है कि वो ऐसा कुछ बताएं जो आप फॉलो ना भी करो, पर बोल देंगे ना तो एक बार आपको ये आएगा, फिर वो आपको बोलेंगे कोई बात नहीं आप आगे और करें। तो वो जब एक हायर कमांड से, हायर लेवल से आपको कोई बोलता है कि आप ठीक, अच्छा कोई बात नहीं हो जाएगा, आपको एक वो सेंस ऑफ वो आती, कंफर्ट मिलता है। पेरेंट्स से बात करें, फ्रेंड से बात करें, थोड़ा बहुत ये चीजें आएंगी, कंटिन्यूड रहें। गलतियां जो हुई है उन पर ध्यान रखें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो टेस्ट होते हैं कोचिंग के अंदर, दे आर नथिंग बट फॉर योर एनालिसिस, और कुछ भी नहीं है। मतलब ये कि आपको कोई रैंक नहीं कर रहे कहीं पे कि आप इतना दिमाग है इतना नहीं है, आपके एनालिसिस के लिए बनाया गया है कि आप गलती जो अभी कर रहे हैं मेन पेपर में ना करें, तो इससे डिप्रेस ना हो बिल्कुल भी। एक बार एक कॉमन टेस्ट हुआ था एलन में, 427 नंबर आए थे मेरे उसके अंदर, 11th के अंदर, एंड 427 नंबर आए थे, मुझे अभी तक याद है। उसमें स्कोर हाई नहीं गया था ऑल्दो किसी का भी, पर 427 मेरे आए थे। तो मैं तो हो गया था यार मेरे तो बस की नहीं है, क्या फिजिक्स के अंदर तो नंबर ही नहीं है, बोलने लायक नंबर नहीं है फिजिक्स में। तो ऐसे फेजेस आते हैं, कोई बात नहीं, जो गलतियां हुई एनालाइज करें, डाउट पूछें, एक बार खुद सॉल्व करें। जो भी गलती होती है पेपर के अंदर, मान लीजिए कोई क्वेश्चन बायोलॉजी के अंदर कोई क्वेश्चन आया कि कोई साइंटिस्ट का नाम पूछा हुआ था, आपको याद ही नहीं आया, तो अब क्या कर रहे हैं, अब जब गलती हो गई कोई बात नहीं, अब जब घर पे आओ ना तो वो पेज खोलो एनसीईआरटी का, आसपास के और साइंटिस्ट के नाम भी पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो मतलब आसपास का, तो वो गलती अब रिपीट नहीं होगी। एनालाइज कर रहे हैं तो जो गलती हुई उसके आसपास का भी पढ़ लीजिए, सो दैट वो भी कवर हो जाए। ऐसे करते 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 धीरे धीरे हो जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि स्टार्ट अर्ली। जो स्टार्ट अर्ली का बेनिफिट है वो यही है कि आप गलती जल्दी जल्दी आपकी पहले सॉल्व हो जाएंगी। पेपर घर पे सॉल्विंग स्टार्ट करें, OMR लेके, टाइमर लगा के, तो वो स्ट्रेस हैंडल करना आएगा आपको। फॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे प्रेशराइज नहीं किया नंबर को लेके। मैं होप करता हूँ कि ज़्यादा किसी के साथ ऐसी कंडीशन नहीं होगी, सब सपोर्ट ही करते हैं पेरेंट्स नॉर्मली। तो आप कभी किसी का प्रेशर ना लें, खुद के लिए पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, नहीं हुआ हो जाएगा, एक बार से कुछ नहीं होता। जिन लोगों का इस बार मान लीजिए ड्रॉप कर रहे हैं, एक आपका कोई एग्जाम आपका कैलिबर नहीं डिसाइड करता है,
राइट। नहीं आया समझ में, वापस ट्राई करें, हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हालांकि थोड़ा मुश्किल है। आप अपनी सक्सेस के लिए सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स क्या समझते हैं? ऐसे कोई सीक्रेट तो नहीं बोलना चाहूंगा, बहुत ही ओपन है, सबको पता है, बट सब लोग अप्लाई नहीं करते, ये बोलना चाहूंगा। सीक्रेट इसलिए बिकॉज पता सबको है बट अप्लाई सब नहीं करते। ऐसे रिसेंटली कोई एक जना बात कर रहा था कि अरे कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही हो जाता है। तो मैं, मेरे को पता है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो सब लोग 8-10 घंटा पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ लेते हैं बहुत लोग, लेकिन वो बोलना ईजी है, करना मुश्किल है ना वो चीजें। तो जैसे जो मैं मानता हूँ कि मुझे बहुत ही हेल्पफुल रही, वो ये थी कि मैं रिवीजन पे बहुत फोकस रहा। मैं मल्टीपल रिवीजन, काफी बार रिवीजन करता था एक ही जगह से। राइट। तो क्या होता था, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया कि मेरे को एटलीस्ट ये वाला पोर्शन है, ये तो मेरा बहुत स्ट्रांग है, यहाँ तो गलती नहीं करूंगा। तो ये मल्टीपल रिवीजन, परसिवरेंस, कभी भी मैंने छोड़ा नहीं। मेरा इनर जो मोटिवेशन था वो कभी मैंने लूज नहीं किया 2 इयर्स के अंदर, कभी भी लूज नहीं किया। मतलब मुझे था स्टार्टिंग से कि मुझे अच्छी रैंक लानी है, मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अच्छा स्कोर करके निकलना है नीट से, मुझे फिर से नहीं पढ़ना है ये टॉपिक्स, मुझे निकलना है। ये मेरा हो गया था, बहुत स्ट्रॉन्ग अंदर से इनर मोटिवेशन था। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि सेल्फ मोटिवेटेड जब तक आप हो, ये बहुत बड़ा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। और कंटिन्यूसली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस, रिवाइज अगेन एंड अगेन एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। इनफैक्ट ये मेरे से प्रॉब्लम, मेरा बोलना आसान है, मैं अभी भी कर रहा हूँ। मैं ऑनेस्टली कल ही इसके बारे में कोई वीडियो देख रहा था कि हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, बिकॉज मैं अभी ये फेस कर रहा हूँ। तो सबके साथ प्रॉब्लम्स आती है। स्टार्ट करना डिफिकल्ट होता है, कंटिन्यू करना डिफिकल्ट नहीं होता। एक बार आपको स्टार्ट करने में बहुत जोर आने वाला है, जब आपको कि यार नहीं पढ़, वापस नहीं पढ़ा जा रहा, नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दिया। स्टार्ट करने में एक बार स्टार्ट कर देंगे तो उसके बाद तो पुश आता जाएगा अपने आप, एक पॉजिटिव फीडबैक साइकिल बनती जाएगी कि और पढ़ना है और पढ़ना है। स्टार्ट कर दीजिए। इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट एंड बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट एंड बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, दैट्स इट। नलिन, आपने हमारा मार्गदर्शन किया और हम फिर चाहेंगे कि समय समय पर हम आपको आमंत्रित करें, और आपने बहुमूल्य समय दिया और इतनी डिटेल में जानकारियां दी कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सारे स्टूडेंट्स को इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा।